सोचो, अगर तुम्हारी क्रश तुम्हें धोखा देते और उस धोखा इतना खतरनाक हो कि तुम्हारी मौत की वजह बन जाए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कहानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि तुम मौत के बाद अब दोबारा जीवन पाते हो, जिसमें ना तो तुम कमज़ोर हो, ना ही एक लाचार व्यक्ति। तुम्हारे पास यहाँ दोस्त भी है और बहुत सारे लोग भी। इंसानियत ख़त्म होने वाली है इस बर्फ़ की दुनिया में, जहाँ पे तुम्हें अनोखी शक्तियाँ मिली हैं, जिससे कि तुम दुनिया को बदल सकते हो। आखिरकार तुम इस समय क्या करोगे? तुम क्या करोगे, ये मुझे कमेंट में बताओ। चलो अब डिस्कस करते हैं कि एमसी ने यहाँ पे क्या किया। एपिसोड 1 यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे बताया जाता है कि आयदार्थ के ऊपर जो आइस एज है वो वापस से आ चुकी है। वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर सब कुछ बता रहा था। वो कहता है कि ग्लोबली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम जा चुका है, लगभग 237 से थोड़ा जैसा ऊपर, क्योंकि सबको पता है कि 237 एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जिसके नीचे टेम्परेचर कभी भी नहीं जा सकता। और वो कहता है कि गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं भूली है। जब तक हम यहाँ पे टिकने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं और गवर्नमेंट भी हमारी ज़रूर ही मदद करेगी। चलो इसे साथ में करते हैं। वीडियो कुछ कुछ फ्रीज हो रही थी। एक व्यक्ति के सामने टीवी था जो पूरी तरह से जम चुका था और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ट्रेस थे। लोग कहते हैं हान फैंग एक स्टोर रूम जैसी जगह। बाहर से एक व्यक्ति के चलने की एक आवाज़ जो हान फैंग को आवाज़ लगा रहा था। उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट था जिसमें काफ़ी ज़्यादा कीलें गड़ी हुई थी। वो एक डोर पे आके नॉक करता है। वहाँ पे एक लड़की थी जो डोर पे नॉक करके बार बार कह रही थी हान फैंग। हान फैंग फाइनली डोर को ओपन कर देता है। वो कहता है हियोन, आखिरकार तुम इस समय पे यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बंदा कहता है कि यहाँ पे ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, चलो तुम अंदर की तरफ आ जाओ। वो डोर को रोक लेती है और सीधा उसे किस कर देती। वहाँ पे वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे किस कर दिया, मुझे यहाँ पे डोर तो पहले बंद करने देती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकता था। यौन, आखिरकार यहाँ पे ज़िंदगी खतरे में होने वाली है। वो कहती कि मैं अब यहाँ पे रियलाइज़ कर चुकी हूँ फैंग, कि मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर। वो कहती है कि आखिरकार तुम मेरा यहाँ पे सच्चा प्यार होने वाले हो, बाकी चीज़ों से किसको क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जो ट्रू कलर्स है उसे हम यहाँ पे साथ में मिल के देखेंगे, नो मैटर व्हाट। अगर तुझ मुझे बिलीव नहीं करते हो तो चलो मेरा हर्ट है उसे फील करो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फैंग कहता है कि क्या सच? वहाँ पे वो फैंग को टच करती है। फैंग तो पूरी तरह से ब्लश करना शुरू करता है और कहता है हियोन, तुम्हें नहीं पता जो तुम यहाँ पे कह रही हो उन शब्दों का यहाँ पे क्या मतलब होने वाला है, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी और कहने की जरूरत नहीं। वो कहती है मेरी आइज में देखो, यहाँ पे सब कुछ ओके होने वाला है। वो कहता है कि मेरी आइज़ यहाँ पे क्लोज है, अब यहाँ पे क्या? तभी जो डोर था वो ओपन होता है, कोई व्यक्ति अंदर की तरफ आता है और फैंक का खेल खत्म कर देता। वो कहती है हे तुम कौन हो, तुमने इसे यहाँ पे मार दिया। वो बंदा कहता है तुम्हें यहाँ पे इनोसेंट बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे सब चीजें पहले से ही पता थी, और जो दुनिया है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही हमारा जीने का कोई चांस। चलो देखते हैं कि आखिरकार इस बंदे के पास यहाँ पे क्या था जो कि हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं, जब तक कोई हमें यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए नहीं आ जाता। एमसी के हाथ वहाँ पे कपकपा रहे थे, यानी कि वो अभी मरा नहीं था। वो कहता है कि मैं अभी मूव नहीं कर पा रहा, क्या मैं यहाँ मरने जा रहा हूँ? वो कहता है कि मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। वहाँ पे वो सामने देखता है, वो लड़की उस लड़के के साथ लिपटी हुई थी और कहती है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ टच कर रहे हो, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। वो बंदा कहता है कि हाँ ये सब कुछ हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ रिवॉर्ड होने वाला है। और वहाँ पे तभी एमसी की आंखें उन लोगों के ये सारी की सारी इविलनेस देखते हुए धीरे धीरे बंद हो जाती है। उसे एक ब्राइट लाइटनेस दिखाई देती है। वो कहता है कि आखिरकार ये क्या होने वाला है, क्या एक वार्म लाइट? वो उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि क्या ये हेवन की तरफ रास्ता होने वाला है। तभी वो कहता है कि नहीं, मेरा जो हैंड है वो ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मानो वो जल रहा हो। तभी वो वहां से पूरी तरह से उसकी कॉन्शियसनेस गायब हो जाती। ये बंदा अचानक से उठ के बैठ जाता है और कहता है कि मैं आखिरकार कहाँ पे होने वाला हूँ। वो अपने बेड पे आ चुका था और लगभग 30 मिनट के बाद वो रियलाइज करता है कि उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है। वो डेट देखता है कि आज 28 जून है। वो कहता है कि लगभग 15 जून को
सॉरी 15 जुलाई को यहाँ पे एकोप्लिप्स आने वाला है, जिसके बाद सारी की सारी जगह पूरी तरह से फ्रोजन हो जाएगी। वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ अपनी बॉडी के अंदर? लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि पूरी तरह से डिफरेंट है। वो अपने हाथ को देखता है जो कि रेड कलर में ग्लो कर रहा था, और वो कहता है कि शायद यह हमेशा से ही मेरा राइट हैंड था। वो उस ग्लो को हटाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि क्या मैं इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता? आखिरकार कुछ तो होना चाहिए जिसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्या मुझे यहाँ पे किसी चीज को इमेजिन करना है? वो वहाँ पे स्नीच कर देता है, जिसके बाद उसके हाथ पे कुछ बिल्कुल ग्रीन जैसी चीज आ जाती है। वो कहते हैं कि अब ये ग्रीन चीज में टर्न हो गया। वो जो ग्रीन जैसी चीज थी वो अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर देती है। वो पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी डोर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि मेरे हाथ से यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइट है वो बाहर निकल रही है। आखिरकार साइंस इन सारी की सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर सकती है? फिर वो कहता है कि ये जो मेरी ग्रीन लाइट है ये बिल्कुल भी रेड लाइट की तरह नहीं, ये मूव कर सकती है, ये अपने साइज को बड़ा कम कर सकती है। मुझे अब यहाँ पे कम्प्लीटली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी पूरी की पूरी ताकत खत्म हो रही हो। क्या ये सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन लाइट की वजह से हो रहा है? वो अपने हाथ को जोर जोर से हिलाता है और कहते हैं कि आखिरकार ये गायब क्यों नहीं हो जाती? आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे ये सब कुछ वैसा क्यों फील हो रहा है जैसा कि मैं मानवा स्टोरीज में पढ़ा करता था। हमेशा ही जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे यहाँ पे रीबॉर्न मिलता है, और उसकी पावर भी चीटर की तरह लगातार बढ़ती जाती है कि मानो वो कोई हैकर। वो कहता है कि आखिरकार ये चीज मेरे डैगर के साथ फ्यूज क्यों नहीं हो रही है? मुझे तो लगा था कि ये मेरी पावर को बढ़ा देगा। वो कहता है कि मेरे रेफ्रिजरेटर में भी कोई भी चीज नहीं बची है। वो उस चीज को चेक कर रहा था। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी से खाना नहीं खाता हूँ तो शायद मैं यहाँ पे मारा भी जा सकता। तभी वो टेबल पे देखता है जहाँ पे कुछ खाने की चीज रखी हुई थी। वो उस चीज को खोलता है और उन चीजों को खाने के लिए निकालता है। वो कहता है कि एपोक्लिप्स से पहले मैं ऐसा खाने के लिए अपने लिए काफी ज्यादा खाना रख लूंगा पहले से ही। जैसे ही वहां पे वो एक बीन को निकालता है और उसे खाने के लिए जा रहा था, तभी वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता। वो बीन एक पौधे के अंदर चेंज हो चुकी थी, जिसकी जड़ें एमसी के माउथ में थी। वो कहते कि आखिरकार ये क्या था? अभी अभी तो ये बीन थी, आखिरकार ये अचानक से ऐसे पौधे में कैसे चेंज हो गई? आखिरकार मैं इन सारी की सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? वो कहते हैं कि मेरे हाथों से जो ग्रीन लाइट थी लगता है कि वो इस बीन ने एब्जॉर्ब कर ली। वो बीन्स को ओपन करता है। वो कहते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्या मेरी पावर यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे मैं किसी भी चीज को उगा सकता हूँ? लेकिन अभी तो मेरे पास यहाँ पे बिगर फिश होने वाली है जिसे मैं फ्राई करूँ, और मुझे यहाँ पे अपने पास काफी ज्यादा जो बिग फिश वगैरह होती हैं उनका खाना वगैरह के लिए यहाँ पे सप्लाई कलेक्ट कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये दुनिया खत्म होने से पहले पहले मैं अपने आप को बचा पाऊँ। बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जैसे कि रियल वर्ल्ड में भी होता है। वो कहता है कि मेरे हाथ पे पहले रेड ग्लो था, उसके बाद ग्रीन। वो जो ग्रीन था उसने यहाँ पे जो बीन थी उसे काफी ज्यादा फास्टली एक सुपर फूड के अंदर चेंज कर दिया, और मैं इन सारी सारी चीजों को सोचता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। वो कहते हैं कि आखिरकार ये कौन सी पावर है जो कि मुझे मिल चुकी है? तभी एक लड़की उसके साथ से आ जाती है और वो कहती है फैंक। एंड वो लड़की हमसे इसे कह रही थी कि इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए जा रहे हो? वो भी एमसी के साथ जाने के लिए तैयार थी। वो कहती है कि लगता है कि हमारा फेंट है कि हम दोनों यहाँ पे साथ में रहे हमें। एमसी कहता है ली हियोना। वो कहता है कि ये तो वही बीच है जिसने कि मुझे यहाँ पे धोखा दिया था। एपिसोड 1 यहीं पे ओवर हो जाता है। वो कहता है कि वो लड़की जो कि यहाँ पे गॉडनेस थी मेरे ड्रीम्स की, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करता, मैं इसे खुश करने के लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकता था। लेकिन मेरी पिछली लाइफ में इसने मुझे धोखा देके सब कुछ चेंज कर, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वो मुझे इस तरह से मार देगी। वो अपने आप को कहता है कि स्टे काम, काम हो जाओ, और वैसे भी अभी रिवेंज लेने का टाइम नहीं आया है। मैं ज़रूर ही बाद में अपना रिवेंज अच्छे से लूंगा। और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो लड़की कहती है हान फैन। वो लड़की उसके सामने आके ड्रामा करना शुरू कर देती है। हे आखिरकार तुम कहाँ चले गए? आखिरकार तुम जोन में चले गए क्या? तुम मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रही हो? मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ। फैंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ब्यूटी के अंदर इतना खो चुका था कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लॉस्ट हो गया था। वो कहती है कि कोई कोई बात नहीं, और इतनी ज़्यादा तारीफ करने की जरूरत भी नहीं। वो स्माइल करती है और कहती है कि जब हम दोनों यहाँ पे मिल ही चुके हैं और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पे साथ में एमसी कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन हम आज ऐसा नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से शौक थी कि आखिरकार इस बंदे ने मुझे मना कैसे कर, और वो अपने दिमाग में कहता है कि मेरा यूज़ करने का यहाँ पे आज तुम्हारा नाइस ट्राई था, लेकिन मैं अभी इतना ज़्यादा मूर्ख नहीं कि कोई मुझे वापस से इस्तेमाल कर पाए। वो एक सुपरमार्केट के अंदर आ जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, और वो कहता है कि यहाँ पे हमारे शहर का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है जहाँ से हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और हाँ, जब यहाँ पे पूरी तरह से सारा का सारा कपलिप स्टार्ट हुआ था, एक रात के अंदर ही यहाँ से सारा का सारा सामान चुरा लिया गया था, और कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार ये सब किसने किया था। और मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे अपना स्टॉक है उसे फिल करना होगा इससे पहले कि एकोपलिप्स आ जाए।
फिर वो एपोकलिप्स सर्वाइवल गाइड को निकाल देता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि तुम्हारे पास मेडिकल किट होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ होना चाहिए और तुम्हारे पास वेपन भी होने चाहिए। वो कहता है कि मुझे सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। वो अपना बैलेंस चेक करता है, उसके पास 15,357 रुपये होते हैं। वो कहता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी उसके मैसेज आता है एक, जहाँ पे उसे बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पे 1,68,800 का लोन ले सकते हो। आपको यहाँ पे ये रहा रेफरल कोड वगैरह पूरा लिंक वगैरह जहाँ पे आप क्लिक करना है। वो कहते हैं कि अरे हाँ, मैं आखिरकार इसके बारे में भूल कैसे गया था। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ और एक्लिप्स आने वाली है तो मुझे नहीं लोन को लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वहाँ पे वो लड़की उसके सामने से जा रही थी। वो अपने आगे की तरफ कैन वगैरह को थोड़कती हुई जा रही थी। वो कहती है कि आखिरकार वो सिम्प आखिरकार मुझे यहाँ पे मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वो सीरियसली यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका? एक पैथेटिक लूज़र जिसके पास कार भी नहीं है। मैं उसके साथ इतना नाइस थी, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। वो कह रही थी वो पैथेटिक लूज़र जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है, वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर था। वो कहता है कि ओह! ये तो तुम हो ही हो ना? वो पूरी तरह से सरप्राइज़ थी। वो कहती है कि कान, क्या ये गाड़ी तुम्हारी होने वाली है? एमसी कहता है कि हाँ, ये मेरी है। मैंने इसे आजकल ही खरीदा। वो बताता है कि मेरे जो डैड है वो यूएस में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कैश भेजा था जिससे कि मैं यूज़ कर सकता और हाँ, अभी-अभी वो यूएसए के लिए निकले हैं। वो कहती है कि अच्छा, ओह! मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने फादर को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहे हो। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें बिना जाने उस टाइम पे शॉपिंग के लिए पूछ लिया। लेकिन सच में तुम उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थे। वो रोना शुरू कर देती है। मुझे लगता था कि तुम मेरे यहाँ पे एक अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन नहीं, तुम नहीं हो। जी को तो इस लड़की के ड्रामे वगैरह के बारे में पहले से ही पता था कि आखिरकार ये किस प्रकार की लड़की होने वाली और वो कहता है सिली गर्ल। वो उसकी चीन को ऊपर की तरफ पकड़ता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पे डीच कैसे कर सकता हूँ? तुम तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हो। वो स्माइल करती है क्योंकि वो उसे पता है कि एमसी उसके जाल में फंस रहा है। वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम मेरे लिए यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल हो फैंग। वो कहती है कि आखिरकार कैसा रहेगा हम दोनों यहाँ पे साथ में डिनर करें और मूवी भी देखो। तुम्हें नहीं लगता कि ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है? फैन उसके सामने से गायब था। वो कहती कि आखिरकार तुम्हें कैसा लगा? लेकिन फैन तो वहाँ पे था ही नहीं। वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। एमसी वहाँ पे अपना सामान वगैरह निकाल रहा था गाड़ी से। वो कहता है कि नहीं, नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं आज काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने वाला हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पे कुछ स्टफ़ है जिसे कि लेके आया हूँ। वो कहती है कि तुम तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान लाए हो। एमसी कहता है कि नहीं, नहीं बस ये वो चीज़ें होने वाली है जो कि मुझे पसंद है यहाँ पे और वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए भी यहाँ पे एक गिफ्ट होने वाला। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं उस चीज़ को बाद में देख लूँगी, अभी के लिए मैं यहाँ पे घर जा रही हूँ। एमसी कहते हैं कि हाँ, यही बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। वहाँ पे वो लड़की कहती है कि नेल्ड इट। फिर एमसी कहता है कि मैं इसे अपने स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं लगाने दे सकता और यहाँ पे ये सब चीज़ें मेरे लिए सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। वो कहते हैं कि बस तुम मेरा इंतजार करो, जब यहाँ पे दुनिया की अंत का शुरुआत होगी तो मैं यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से मारूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एपोक्लिप्स की अच्छे से तैयारी करना शुरू कर चुका हूँ। एमसी कहता है कि अभी तो ये हेवन है, लगभग 15 तारीख के बाद 15 जुलाई के बाद यहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर जाने वाला है जिसके कारण सब कुछ फ्रीज हो जाएगा और वो धीरे धीरे गिरता हुआ 100 डिग्री तक भी जा सकता है। वो हर अपने लिए हर एक चीज़ वो इंपॉर्टेंट चीज़ कलेक्ट कर रहा था जो कि आगे काम आ सकती है। उसने बहुत सारा सामान अपने फ्लैट पे ले आया था। वो कहते हैं कि इन सारी की सारी सप्लाईज को यहाँ पे लाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन फाइनली मैं इन सबको ले आ चुका हूँ। उसने फ्यूल के लिए गैस सिलेंडर और बहुत सारी चीज़ें सब कुछ अपने रूम में फिट करवा दिया। अगर उसके रूम के अंदर अगर अब बाहर 360 डिग्री मतलब माइनस में टेम्परेचर भी चला जाता है तब भी उसका रूम इतना ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अंदर से वो पूरी तरह से हीटेड रहे। उसने अपने सप्लाईज को भी अच्छे से एडजस्ट कर दिया है एक स्टोर रूम के अंदर। वो हर एक चीज़ को अपनी नोटबुक के अंदर चेकलिस्ट के अंदर मतलब राइट मार रहा था। वो कहते हैं कि अब है बारी मेरे लिए कुछ कपड़ों को खरीदने की। चलो अब इन सारी की सारी चीज़ों के लिए भी देख लेते हैं। एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। एपिसोड 3 वो कहता है कि अब आगे की दुनिया पूरी तरह से स्प्लाइस पे डिपेंड करने वाली है। जब एक बार यहाँ पे एपोकलिप्स आ जाएगी, मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट करना सीखना होगा प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, जिससे कि मेरे लिए आगे होप हो सकती है। ये जितने भी बीन्स मैं अभी खाने वाला हूँ, इन सभी को मैंने खुद से ग्रो किया है और वो उन्हें खाने के लिए जाता। वो कहते हैं कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा रैंडम था, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरी पावर किस तरह से यूज़ होती है और किस तरह से नहीं। वो अपने खाने को खाने जा रहा था, वो लगभग आधा खाना खा चुका था। वो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इसे खाया जा सकता। वो कहते हैं कि मैं धीरे-धीरे अपनी जो एबिलिटी है उसके बारे में समझ रहा हूँ। वो कहते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे यहाँ पे समझना है कि मेरा जो रेड हैंड है और ग्रीन हैंड है इनके दोनों के बीच का डिफरेंस को समझ। मैंने इस चीज़ को अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन के ऊपर ही ट्राई किया है। लगता है कि मुझे बाकी चीज़ों पे भी ट्राई करना चाहिए, बाकी के प्लांट्स पे भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है जहाँ पे उसके हाथों में ब्रोकली थी। वो कहता है कि मेरा दिमाग मुझे यहाँ पे पूरी तरह से खा रहा है। वो कहता है कि ये जो
पूरी स्किल्स हैं, पावर हैं, ये मेरे अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर ही है, एनर्जी है, उसे यूज़ करती है। वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में सीख ही चुका हूँ। वो कहता है कि मैंने ब्लैकआउट होने से पहले अपने आप पर अंदर यहाँ पे जितनी भी सारी की अलग-अलग सब्जियाँ थी, उन सब पे इस चीज़ को ट्राई कुछ चीज़ों ने इसके साथ में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जो सीड्स वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ग्रो दिखा और कुछ तो ऐसी थी जिनका यहाँ पे ब्लास्ट भी हो कुछ सब्सटेंस तो ऐसे भी थे जो कि कोल के अंदर चेंज हो गए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेट थे। वहाँ पे वो कहता है कि व्हाट द हेक? वो कहता है कि ये जो ब्लैक जैसी चीज़ें हैं, इन्हें मैं यहाँ पे हीट को पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता अब मुझे यहाँ पे गर्म रहने के लिए ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से कर सकता वो हर एक चीज़ पे अपनी एनर्जी को ट्राई कर रहा था। वो कहता है कि मुझे अपनी ब्रीथिंग को यहाँ पे कंट्रोल करना होगा और अपनी स्किल्स को भी। वहाँ पे ब्रोकली उसने अपने हाथों में ली थी। वो कहता है कि मैंने रैंडमली इस चीज़ को लिया था और मैं सक्सेसफुल हो चुका, लेकिन वो वापस से फेंट हो जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे इन पैटर्न्स को फाइंड नहीं कर पा रहा कि आखिरकार ये चीज़ यहाँ पे वर्क कैसे करती है और कैसे नहीं। कोई तो प्रिंसिपल होगा जो कि इन सब चीज़ों के पीछे छिपा होगा, तो आखिरकार वो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। वो कहता है कि लेकिन फिर भी थोड़ी-थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो कि मुझे इन चीज़ों के बारे में आ रही है और वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ अपने आप को नेचर के अंदर, जैसे मैं भी इसी का एक हिस्सा हूँ और इसी से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तभी उसकी जो ग्रीन कॉन्शियसनेस जीन जैसी एनर्जी होती है वापस से हाथों पे आ जाती है। वो कहता है कि मैं समझ गया, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं मेरी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा खाना बनाया हुआ था। वो कहता है कि चलो इसे मीट के ऊपर ट्राई करते हैं। वो कहता है कि इसने मीट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा। वो कहता है कि अब मुझे बिल्कुल भी मत करना कि ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट वगैरह होते हैं, उन्हीं के साथ वर्क करता है। वो कहता है कि मेरा मैजिक यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो सकता है? वो अपनी पावर को मीट के साथ इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कहता है कि आखिरकार क्या वो कहता है कि लेकिन जब मैं मेडिटेट कर रहा था, तब तो मुझे 2 कलर दिखे थे, ग्रीन और रेड। आखिरकार क्या मुझे इस पे रेड कलर को इस्तेमाल करना चाहिए? और वैसे भी मैंने आज तक कभी भी अपने रेड कलर को यूज़ नहीं किया है। वो अपने हाथों पे रेड कलर को लाने की कोशिश करता है। रेड कलर धीरे-धीरे उसके हाथों पे आ जाता है और उस मीट के साथ टच भी हो जाता है। वो जो मीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो जाता है। एमसीबी डिस्गस्टिंग बोल के उसे ज़मीन पे फेंक देता है। वो कहता है कि जो मीट था उसने रिएक्ट तो किया रेड लाइट के साथ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। मैं इसे कुक करके भी खा नहीं सकता। वो कहता है कि क्या ये जो रेड लाइट है ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को गर्म करने के लिए काम आती है? वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इससे ज़्यादा भी इसमें कुछ कर सकता। फिर वो उस मीट की तरफ देखता है और कहता है कि लेकिन ये जो मीट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एमसी कहता है कि अगर यहाँ पे जो हमारी ग्रीन लाइट है वो क्रिएट करती है चीज़ों को, कहीं ऐसा तो नहीं जो रेड लाइट है वो डिस्ट्रैक्ट करती है सब चीज़ों को, यानी कि डिसइंटीग्रेट करती है सब चीज़ों। आखिरकार क्या होगा अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे एक साथ मिला देता हूँ? वो ये सब करने की कोशिश करता है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो कहते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ? ये जो मीट का पीस था ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका। फिर वो कहते हैं कि आखिरकार उन वो जो सोयाबीन थे मेरे हाथों में वो कहाँ गए? क्या वो इस चीज़ के साथ यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं? वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये रियल मीट की तरह है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सोयाबीन की तरह हो। ये पूरी तरह से फ्रेश मीट होने वाला है। वो कहता है कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वो वापस ये चीज़ करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार वो फेल हो जाता है और वो एक बार नहीं, बार-बार फेल हुए जा रहा था। उसके आस-पास का कचरा देख के तुम समझ सकते हो। एमसी कहता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार मैं कैसे अपने खाने को यहाँ पे बना सकता हूँ। वो कहता है कि अगर मैं इस पावर को यहाँ पे अच्छे से मास्टर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एपोकलिप्स का एक सुपर हीरो बन सकता हूँ, जहाँ पे मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा और मेरी पावर इतनी ज़्यादा होगी कि मुझे कोई कुछ नहीं उखाड़ सक फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं अभी पूरी तरह से डिफेंसलेस हूँ। आखिरकार मुझे वेपन का भी कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार यहाँ पे मुझे कुछ तो चाहिए जो कि मुझे यहाँ पे सेव करने के लिए काम में आ जाए। वहाँ पे धीरे-धीरे स्नो होना शुरू हो जाती है। एमसी कहता है कि सारी की सारी चीज़ें अपने तरीके से होना शुरू हो चुकी है। वो बाहर घूम रहा था। वो कहता है कि लगभग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे गन वगैरह का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मुझे अपने कुछ कनेक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके साथ में मैं यहाँ पे गन वगैरह खरीद सकता। वो सामने की तरफ देखता है, एक बंदा क्रेज़ी जैसे तरीके से सब लोगों से बात कर रहा था और वो कहता है कि तुम यहाँ पे प्रैक्टिकली मेरे बिग ब्रदर होने वाले और वो कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे सिगरेट पीने के लिए जा सकते हो। मैं यहाँ पे तुम्हारा बिग ब्रदर होने वाला हूँ और ये सब कुछ वो आपस में ही बात कर रहा था और कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे चल सकते हो, तुम्हें यहाँ पे साय होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार तुम अपने ब्रदर के साथ नहीं जाने वाले हो क्या? होमलेस जो फिर एमसी हम लोगों को इस बंदे के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये बंदा मेरे नेबरहुड में ही रहता और इसे सभी लोग ब्रदर ली के नाम से जान ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा रेप्यूटेड होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं जो कि इसे आते हैं यहाँ पे। वहाँ पे एक बंदा उस बंदे को सिगरेट पकड़ा रहा था और ब्रदर ली कहता है कि ब्रदर ली प्लीज यहाँ पे एक सिगरेट तो ले भाई। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे स्मोक छोड़ चुका हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं करता और वैसे भी मैं दूसरी ब्रांड का खाता हूँ, नहीं तो मुझे इससे खांसी आती। वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
ली कहता है कि मैं यहाँ पे बिग ब्रदर है उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए सुनाना में ले जाने के लिए कहा। एमसी कहता है कि इस बंदे के पास यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन हर बार ये ऐसा एक्ट करता है जैसे पता नहीं कितना बिजी। अभी भी ये चलता हुए बोल रहा था कि ब्रदर मैंने उस बिजनेस को खत्म कर दिया। क्या तुम्हें $20 चाहिए? 20 मिलियन डॉलर चाहिए? ओह कोई बात नहीं, मैं आसानी से दे दूं। क्या तुम्हें एक और हेल्प चाहिए? 10 मिलियन और चाहिए? अरे वो भी दे दूंगा मैं। एमसी कहता है कि शायद इसके पास वो कनेक्शंस हो सकते हैं जिनकी मुझे यहाँ पे जरूरत है और ये मेरी मदद कर सकता है यहाँ पे। एमसी उसे आवाज लगाता है, ब्रदर ली आपको देखे हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो। वहां पे ली कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जान। एमसी बताता है कि ब्रदर ये मैं हूँ फैन, हम लोग काफी ज्यादा टाइम पहले देखे थे। वो कहता है कि अच्छा फैन तुम। वो कहता है कि मैं वर्क के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं अपने आप को आपसे तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, मुझे सॉरी, लेकिन मेरी मेमोरी है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही। फिर एमसी उसके कान में कहता है कि मुझे ऐसा ऐसा चीजें चाहिए, यानी कि वो गन के बारे में बात कर रहा है। वहां पे वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है ली और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें ये किस चीज के लिए चाहिए। एमसी थोड़ा सा गिल्टी फील करता है। ली कहता है कि तुम्हारा बिग ब्रदर तुमसे सब कुछ क्लियर कर रहा है, ये सारी की सारी इनलीगल चीजें हैं जो कि तुमने मुझे अभी अभी कही, गन वगैरह जो भी है, ये मेरे कनेक्शन तो होने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन जैसे डेंजरस चीजों के अंदर मिक्स। एमसी कहता है कि नहीं नहीं ब्रदर ली, आप यहाँ पे इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। फिर एमसी कहता है कि मेरी यहाँ पे कुछ लोगों से ग्रजेस हो चुके हैं, उन लोगों ने मुझे धमकी दी है, इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए ये चीजें चाहिए हूँ। फिर वो फेक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है कि मैं जब चल रहा था तभी एक बंदे ने मेरे ऊपर थूक दिया। मैंने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने मेरे फेस पे कैसे थूका। उस बंदे ने मुझे बहुत पीटा और मैंने भी उसे बहुत पीटा। उस बंदे ने जाते हुए मुझे कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसके कुछ दिनों बाद वो गुंडों को लेके आया, उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से, इसलिए मुझे अब सेल्फ डिफेंस के लिए एक वेपन चाहिए। ली कहता है कि क्या एक बंदे ने तुम पे थूका? सच में ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात है। वो बंदा बिल्कुल भी उसे नहीं पता है कि आखिरकार सिविक सेंस क्या होती है। लगता है वो बंदा जरूर ही पाकिस्तान से होगा, उसे तो बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। ली अब एमसी को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट दूंगा, चलो मैं यहाँ पे अपने बिग ब्रदर को कॉल करता हूँ और तुम्हारी मदद कर देता हूँ। एमसी कहता है कि थैंक यू बिग ब्रदर। फिर वो कहता है कि चलो बस में चलते हैं। वो कहता है कि अगर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये सीन नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ पे अपने आप लेके चल सकता। एमसी कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पे गाड़ी है, हम गाड़ी में जा सकते हैं। वो बंदा कहता है कि हे डूड, तुम तो यहाँ पे सच में काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इसकी कॉस्ट कितनी होगी? एमसी बताता है कि ये 7 लाख युआन की है। ली कहता है कि वाह काफी ज्यादा अच्छा है, इसका रेट काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। वो एक सेल्फी ले लेता है और कहता है कि चलो मुझे शो ऑफ के लिए थोड़ा सा पिक्चर विक्चर ले लेनी चाहिए, और वो उसकी एक पोस्ट भी कर देता है कि मैंने काफी ज्यादा हार्ड टाइम को बीता के इस चीज को खरीदा है यहाँ, और इसका नाम तो पढ़ो, हैंडसम स्पाइसी गाय। वहां पे वो कह रहा था कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें मिसअप हो चुकी है। यहाँ पे स्ट्रेंजली जो विंटर है वो अचानक से आ चुकी है, ओवरनाइट के अंदर ही कुछ लोगों के सामने आके गाड़ी रुकती है। वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई आया है? वो लोग कहते हैं कि ये तो ली होने वाला है, आखिरकार तुम ली यहाँ पे क्यों आए हो? ली कहता है कि यहाँ पे मुझे बॉस ल्यू से कुछ काम है, मुझे उनसे कुछ स्टफ है जो कि हैंडल करना है, तो प्लीज तुम लोग यहाँ पे स्मोक करो, मैं जाता। वो लोग कहते हैं कि ब्रदर ये तो न्यू टाइगर एसयूवी होने वाली है, क्या तुमने इसे खरीद लिया? आखिरकार इसकी कीमत क्या है? वो कहते हैं कि ओह तुम्हें इसके बारे में पता चल गया, ये इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये 7,000 यहाँ पे युआन की होने वाली, तुम इसे दे सकते हो और ले। एमसी कहता है कि ये मेरी गाड़ी को मेरे सामने ही लोगों के सामने अपना बता रहा है, सच में काफी ज्यादा बोल्ड मूव है। तभी अंदर से बॉस आ जाता है और कहता है कि बिग माउथ ली, आखिरकार तुम इतना ज्यादा लेट यहाँ पे क्या कर रहे हो? बॉस ल्यू वो कहता है कि मुझे आपके लिए थोड़ा सा काम है, पहले आप सिगरेट पी लीजिए। वो ल्यू को कहता है कि तुम इसे साइड में रखो, पहले बिजनेस की बात पे आते। ली बताता है कि ये मेरा ब्रदर है जो कि आपसे कुछ चाहता है, ये चाहता है कि आप इसे कुछ गन्स दे दो। वो बंदा कहता है कि क्या गन? एमसी इसकी आवाज को सुन के ही काफी ज्यादा कप आ जाता है। वो कहता है कि बस गन, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे किसी इंटरेस्टिंग सी चीज के लिए आए होंगे। वो अपने बंदे को कहता है कि हे सुनो। वो बंदा गन को आगे की तरफ फेंकता है और कहता है कि इसकी कीमत होने वाली है 6। फिर एमसी कहता है कि बॉस ल्यू, मैं यहाँ पे किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा टाइम से सोच रहा था, आखिरकार कैसा रहेगा कि आप मुझे एक ऐसी गन दो जिसके अंदर स्कोप भी हो। वो कहता है कि किड तुम मुझे ये बिल्कुल भी मत करना कि तुम यहाँ पे एक स्नाइपर के बारे में बात कर रहे। लियो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे तुम कुछ भी कहोगे और वो चीज तुम्हारे लिए लेके आ जाएंगे? ये जो गन है इसे चुपचाप उठाओ और यहाँ से निकल। वहाँ पे ली कहता है कि नहीं नहीं बॉस, इसके पीछे एक रीजन है, यहाँ पे प्लीज आप इस बात की सुनो। ली बताता है कि इसकी वाइफ को 5 साल पहले कुछ लोगों के द्वारा मार दिया गया था। वहाँ पे बॉस भी गुस्से में आ जाता है कि क्या 3 लोगों ने ऐसा किया इसकी वाइफ के साथ? नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। एमसी कहता है कि जो बॉस इस बंदे ने ली ने मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी बनाई थी वो तो काफी ज्यादा बेकार थी, लेकिन
वो लिव कहता है कि भले ही मुझे तुम्हारे लिए स्नाइपर को दिलाने में कुछ दिन लग जाएं, लेकिन मैं इस चीज को करवा के रहूंगा। एमसी कहता है कि थैंक यू बिग ब्रदर लिव। लिव अपने चेले को ऑर्डर देता है कि जल्दी से यहाँ पे इन सब चीजों को अरेंज करो, और साथ में अगर एक सेमी ऑटोमेटिक भी मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। वो बंदा कहता है कि यस। फिर वो कहता है कि इसके लिए एमओ भी काफी ज्यादा ढूंढ लेना। वहां पे ली कहता है कि ब्रदर अब तुम्हें ठीक लग रहा है सब कुछ। लिव एमसी की तरफ गन पकड़ाता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, तुम इसे रख सकते हो। तभी वहां पे कोई कहता है ब्रदर लिव। एमसी बताता है कि ब्रदर लिव, मेरा यहाँ पे एक दोस्त है जो कि गवर्नमेंट के अंदर होने वाला है। उसने मुझे बताया कि जो ये वेदर चेंज हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, इसलिए आप जो सप्लाईज है उन्हें काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ले लेना, नहीं तो हो सकता है कि आपको आगे सप्लाईज ना मिले। लियो एमसी की तरफ देखता है। एमसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीरियसली उसकी तरफ देख रहा था। वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं एमसी वगैरह कि हम चलो ठीक है। वो लोग कहते हैं कि चल जाओ चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, हम तुमसे बाद में मिले। फिर ली कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सारी की सारी चीज़ें थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर दिया ब्रदर, अब तो हम दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त होने वाले। अगर तुमने मेरे साथ यहाँ पे कैनन की बात की होती तो प्रोबेबली वो मैं उसके लिए भी उनसे हाँ करवा देता। एमसी कहता है कि थैंक यू ब्रदर ली, मैं तुम्हारे लिए कुछ सिगरेट वगैरह है उन्हें रास्ते में खरीद लूँ। ली कहता है कि हे इस सिगरेट, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आखिरकार मैं ये सारी की सारी चीज़ें लोगों की मदद के लिए करता हूँ, ना कि सिगरेट के लिए। फिर वो कहता है कि लेकिन अगर तुम मुझे दिला ही रहे हो तो हौजी ब्रांड होती है उसकी दिलाना, बाकी की जो ब्रांड्स होते हैं उनसे मुझे खांसी आती है। फिर वो कहता है कि ये जो कार्टून है ये मेरा मजाक बनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जब मेरा एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें सुनाना लेके जाऊंगा जब मेरी पेमेंट आ जाए। एमसी आगे बढ़ता हुआ अपने दिमाग में कह रहा था कि सप्लाई चेक, वेपन चेक, सारी की सारी चीजें लगभग एपोक्लिप्स से पहले पहले सब कुछ हो जाएगा, सभी चीजों का इंतजाम हो जाएगा। तभी एमसी आगे की तरफ बढ़ता हुआ अचानक से स्नो में स्किड करके नीचे की तरफ गिर जाता है। वहां पे वो बंदा कहता है कि हे ब्रदर क्या तुम ठीक होने वाले हो? एमसी अपने पाँव को पकड़ लेता है और कहता है माई ले। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये ब्रोक हो चुकी है ब्रदर, क्या तुम मुझे यहाँ से हॉस्पिटल ले जा सकते? ली कहता है कि ब्रदर लेकिन मेरे पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने वाला है, मैं यहाँ पे विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आखिरकार कैसे जा सकता? ली एमसी को पकड़ लेता है और कहता है कि बस तुम मेरे साथ यहाँ पे चिपक के चलो, मैं तुम्हें वॉक करके वहां तक ले जाऊंगा। एमसी कहता है कि हम टैक्सी ले लेते हैं, मैं पे कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नर्सेज वगैरह थी। वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिरकार हमें ओवरनाइट करने वाली है क्या? वहाँ पे जो नर्स अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी वो कहती है कि तुम जा रही हो बाहर तो यहाँ पे केयरफुल रहना क्योंकि स्नो काफी ज्यादा हैवियर होने वाली। वो कॉल करती है एक बंदे को और कहती है कि हॉल में जल्दी से आ जाओ, हमारे पास जो स्टाफ है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। सामने से आवाज आती है कि चलो ठीक है हम जल्द ही आ जाएंगे। एपिसोड 4 एंड अप हियर। वहाँ पे एमसी का जो एक्सरे था वो एक बंदे के हाथ में था, यानी कि डॉक्टर के। एमसी कहता है कि सच में मैं अपने पाँव को यहाँ पे तोड़ चुका। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा जो राइट फुट है उसके अंदर यहाँ पे पूरा फ्रैक्चर आ चुका है, मुझे लगता है कि 1 घंटे के लिए तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा, जिसके बाद हम तुम्हें मेडिसिन वगैरह बता सकते हैं कि कौन सी लेनी है। एमसी कहता है कि क्या यही वो टाइम था जब ये सब कुछ होना था, एपोक्लिप्स यहाँ पे बस आने ही वाले। वहाँ पे ली कहता है कि तुम्हारे बिग ब्रदर को यहाँ पे जाना होगा, मुझे यहाँ पे कुछ डील्स है जिन्हें की क्रैक करना है और वैसे मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। एमसी कहता है कि बिग ब्रदर ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो एक लंबी सांस छोड़ता है जहाँ पे हॉस्पिटल में काफी ज्यादा लोगों को लगातार लाया जा रहा था। एमसी इस सारी की सारी चीजों को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार कितनी देर तक मुझे यहाँ पे अपनी मेडिसिन का इंतजार करना होगा, कब मुझे मेडिसिन मिलने वाली है? तब वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे एक नर्स अपने काम को काफी ज्यादा अच्छे से कर रही थी। जहाँ पे एक बंदा बताता है कि हेड नर्स जीन यहाँ पे तुम काफी ज्यादा टाइम से काम कर रही हो, यहाँ पे इस बंदे के पास लगभग 5 से भी ज्यादा बाउंड्स होने वाले हैं, क्या तुम इसे एक बार देख सकती हो? वो कहती है कि हाँ जरूर ही, क्यों नहीं। वो अपनी ग्लव्स वगैरह को चढ़ाती है और उस बंदे को देखना शुरू करती है। वो एक और बंदे को देख रही थी। वो कहती है कि 10 मिनट तक इसे ग्लूकोज वगैरह दो और उसके बाद बाकी चीजें चेक कर ले। फिर और एक बंदे के पास जाती है। वो कहती है कि इसकी पल्स को चेक करना, अगर 80 के ऊपर जाती है तो प्लीज मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर देना। एमसी उसको देख के कहता है कि सच में ये इमेजिंग होने वाली है, इसकी नर्स की स्किल काफी ज्यादा ये मतलब काफी ज्यादा इंप्रेसिव है इसकी एज के अकॉर्डिंग, जो कि इसकी एज है। वो कहते हैं कि इनक्रेडिबली ये सभी के सभी पेशेंट को यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से घुल मिल जा रही है और साथ ही में उन सबसे अच्छे से काम भी कर रही है। वो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा सुंदर भी होने वाली है, लेकिन इसे बिल्कुल भी पता नहीं कि आखिरकार कहाँ पे कैसे बैठना चाहिए। तभी उसके साथ में जो एक बंदा था वो कहता है कि एक्सक्यूज मी हेड नर्स। वो नर्स जल्दी से उस बंदे के पास आ जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, हमारा जो स्टाफ है वो आज थोड़ा कम होने वाला है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मुझे बताओ आखिरकार मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? वो बंदा बताता है कि मेरी जो बैक है उसमें सडनली जो दर्द है वो बढ़ना शुरू हो चुका है और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वो अपने फ़ोन से उसकी मतलब प्राइवेट फोटोज लेने की कोशिश कर रहा और कहता है कि क्या तुम मेरे ये जो दर्द वगैरह है इन्हें चेक कर सकते हो? वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, हमारा जो अभी एक्सरे मशीन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है कि प्लीज़ तुम इसका एक बार क्विक लुक देख लो, मैं यहाँ पे सब की चीज़ों को कर लूँगा। और वहाँ पे वो उसके वैसी वैसी चीज़ें लेने की कोशिश कर रहा था। वो उसे जल्दी से पकड़ लेता है अजीब से तरीके से। वो कहती है कि हमारे पास यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि फिजिशियन, वो यहाँ पे नहीं होने वाला, तो प्लीज़ आप उसका इंतजार करो। वहाँ पे वो ईविल से स्माइल कर रहा था और उसे अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी। तभी एमसी उसे किक कर देता है। तभी एमसी वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इस चीज़ को पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे गिर गया था।
और वो उस बंदे का फ़ोन को उठाता हुआ कहता है कि लगता है कि तुम्हारा फ़ोन यहाँ पे टूटा हुआ नहीं होगा। वो बंदा कहता है कि मेरे फ़ोन को बिल्कुल भी मत टच करना, यू ब्रैट मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। एमसी ने उसके फ़ोन को उठा लिया था। वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या सोचते हो? वहाँ पे उस बंदे ने उस लड़की का फ़ोटो लिया था। वो कहता है कि नर्स यहाँ पे देखो तुम्हारी जो स्कर्ट वगैरह है उससे ये फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था। एमसी कहता है कि मुझे बताओ आखिरकार कौन-सा वो अच्छा रीज़न है जिसके कारण तुम ये सब कुछ कर रहे थे और मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी को कॉल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही पुलिस को, यू ओल्ड मैन। वो ओल्ड मैन भी अब गुस्से में आ चुका था। एमसी कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे तुम्हारा फेस को देखूँगा और अगर तुमने मेरे साथ फ़ोन लेने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरह से इंटरनेट के ऊपर वायरल कर दूँगा और तुम्हें ख़त्म भी। वो बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। वो नर्स कहती है कि वेट और वो कहती है कि क्या इस बंदे ने अभी-अभी यहाँ पे ये नहीं कहा कि इसके बैग में पेन थी, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है। एमसी कहता है कि क्या ये लड़की सच में यहाँ पे इसी दुनिया के अंदर रहती है? आखिरकार ये लड़की यहाँ पे कैसी होने वाली है? फिर एमसी उसे बताता है कि वो जो परवर्ट था, वो तुम्हारी स्कर्ट के अंदर से यहाँ पे तुम्हारी पिक्चर वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है कि क्या? सीरियसली? मैंने तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। एमसी उसके पास फ़ोन पकड़ाता हुआ कहता है एमसी फ़ोन पकड़ाता हुआ उसके पास कहता है कि तुम्हें अब डिसाइड करना है कि आखिरकार तुम यहाँ पे पुलिस को बुलाने वाली हो या फिर क्या करने वाली हो? और जब भी तुम यहाँ पे पेशेंट वगैरह के साथ होती हो, तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। वो कहती है कि थैंक यू मेरे साथ यहाँ से मदद करने के लिए। लेकिन क्या तुम्हारा जो एंकल था वो यहाँ पे इंजर्ड नहीं था? तभी एमसी बहुत ज़्यादा ज़ोर से वहाँ पे चिल्ला देता है। वो ज़मीन पे गिर चुका था, वो उसके एंकल पे एक बार वापस से पट्टी कर देती है। वो कहती है कि सभी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे पूरा हो गया, अब तुम्हें यहाँ पे कहीं पे हर्ट तो नहीं हो रहा है। एमसी कहते हैं कि थैंक यू, अब ये चीज़ें बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, यहाँ पे वो तो मुझे होना चाहिए थैंकफुल तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने उसे बैड गाय से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बचा लिया था। एमसी के पाँव से टच कर रहे थे और आप देख सकते हैं कहाँ पे। वो कहता है कि तुम्हें अपनी सराउंडिंग के बारे में यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा, समझ गई? तभी वहाँ पीछे एक और नर्स आ जाती है और कहती है कि हेड नर्स हमें आपकी ज़रूरत होने वाली है। वो कहती है कि ऑलराइट। अब वो हेड नर्स कहती है तुम लगभग हफ्ते के बाद यहाँ पे आ जाना, जिसके बाद हम तुम्हारा जो एंकल है इसे एक बार वापस से चेक कर लेंगे। एमसी कहता है ओके। वो कहते हैं कि क्या 1 हफ्ते के बाद? और वो कहता है कि लगता है कि मैं इसे एक बार वापस से नहीं देख पाऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रही थी और स्नोफॉल भी। एक न्यूज़ रिपोर्टर बताती है कि हेवी स्नोफॉल के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जा रहा है और ना जाने कब तक वो ऐसे ही गिरने वाला है। इजिप्ट, दुबई, हर एक जगह पे स्नोफॉल हो रही है। पूरी दुनिया पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। वहाँ पे एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे कोल जलाया हुआ था। एमसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपने रूम के अंदर रेस्ट कर रहा था। वो कहता है कि मेरे लिए तो सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, भले ही लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे तबाह भी हो सकती है। वो कहता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी फैलाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती गवर्नमेंट कि यहाँ पे एकदम से पैनिक फैल जाए, जिससे कि सारे के सारे जो स्टोर वगैरह हैं, उनसे लोग सामान जल्दी-जल्दी खरीदना शुरू कर दें। वो कहता है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुका हूँ सब चीज़ों। वो कहता है कि मैं सप्लाई को तैयार कर चुका हूँ, अपने घर को पूरी तरह से तैयार कर चुका हूँ, अपने घर में हीटिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छा फिट करवा सक यहाँ पे सब कुछ पहले से ही तैयार है। मुझे किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। उनका जो कॉम्प्लेक्स था, उसमें सारे के सारे लोग न्यूज़ देख रहे थे। वो कहते हैं कि क्या इजिप्ट में भी स्नो हो रही है? जिसमें लगभग 268 लोग हैं और उनके बहुत सारे मैसेज आ चुके थे, जो कि आप सब लोग ग्रुप में देख सकते हो। मतलब ज इसमें इमेज में देख सकते हैं, मैं लगा दूँगा। एमसी कहता है कि आखिरकार यहाँ पे सारे के सारे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और आखिरकार ये व्यक्ति कौन है जो कि एपोक्लिप्स के बारे में बात कर रहा है? आखिरकार कौन और कैसे कि इस बंदे को यहाँ पे पता है एपोक्लिप्स के बारे में? और एपिसोड नंबर 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड्स एमसी कहता है कि इस जैसे जो मिस्टीरियस पर्सन है उनसे मुझे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसे कैसे आइस एज एपोक्लिप्स के बारे में पता है। वहाँ पे लोग ग्रुप में बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि आखिरकार मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में पैसे क्यों देता हूँ, क्या तुम यहाँ पे स्नो वगैरह को हटा नहीं सकते हो, मुझे यहाँ पे जल्दी से शॉपिंग मॉल में जाके कुछ शॉपिंग करनी। वहाँ पे वो सभी लोग यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर कलेक्ट हो चुके थे और कहते कि आखिरकार ये जो प्रॉपर्टी का एजेंट है वो कहाँ पे होने वाला है, हमें यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेनेशन। लोग कह रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहे, वो सभी लोग चिल्ला रहे थे कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा देने का क्या मतलब है? आखिरकार अगर तुम हमारे लिए इतना छोटा-सा मैटर है उसे भी पूरा नहीं कर सकते हो। आखिरकार तुम लोगों ने हमसे जो मैनेजमेंट फीस है उसको क्यों लिया है? आखिरकार हम लोगों को यहाँ पे रिफंड चाहिए। वो कहते हैं कि आखिरकार फैंग कहाँ पे होने वाला? तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे शांत हो जाओ। और इस व्यक्ति का नाम था जियांग। वो कहता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म चल रही है। आखिरकार इसमें कोई तुम्हारी कैसे ही मदद कर सकता है? और वो कहता है कि स्नोफॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अगर हम इसे क्लियर करने की कोशिश भी करते हैं, तो इसमें ना जाने कितने घंटों लगने वाले। आखिरकार हम लोग यहाँ पे इस तरह से फाइट कर रहे हैं, इसकी जगह हम क्लीन करने में मदद करें, तो ये सारा का सारा काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी-जल्दी किया जा सकता है। और वैसे भी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी आखिरकार यहाँ पे इंसान ही होने वाले हैं। तो आखिरकार हम यहाँ पे नेचर के रूल्स के अंदर बंधे हुए हैं, तो आखिरकार हम लोग यहाँ पे कर ही क्या सकते हैं? वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन हो? आखिरकार यहाँ पे मदद करने की जगह तुम यहाँ पे लेक्चर क्यों दे रहे हो हम लोगों को? क्या ही तुम यहाँ पे एक ओनर तो नहीं होने वाले, जो कि
यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर की तरह अपने आप को मतलब सामने ला रहे हो जिससे कि तुम उनकी साइड ले सको। आखिरकार तुम यहाँ पे कौन होने वाले हो? हमें ये वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले हैं उनकी जगह बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक ऐसा पर्सन होने वाला हूँ जो कि उनसे रिलेटेड नहीं है, बस मैं उनकी यहाँ पे बीच में आ रहा हूँ, एक थर्ड पर्सन। और वो कहता है कि वैसे भी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होने वाली है उन्हें कॉर्नर में इस तरह से पुश करना बिल्कुल भी हमारे जो जितने भी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यानी रिसॉल्व नहीं कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पे साथ में मिलकर सब चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि हम सब काम आसानी से कर पाएं। वो लोग कहते हैं तो आखिरकार तुम ही हमें क्यों नहीं बताते कि आखिरकार हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या तुम हमें यहाँ पे चाहते हो कि हम यहाँ पे डेथ तक पूरी तरह से भूखे मर जाएं? वो बंदा कहता है कि इस समय पे यहाँ पे अपनी गाड़ी को लेके जाना सुपरमार्केट तक ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, और वैसे भी जो पूरे रोड हैं उन्हें पहले हमें साफ करना पड़ेगा जिसके बाद हम गाड़ी को ले जा सकते। मेरा सजेशन यही रहेगा कि हम वॉक करते हुए बाहर की तरफ जाएं। अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान रास्ता रहने वाला। एमसी कहता है कि मुझे धीरे धीरे इस बंदे के बारे में याद आ रहा है, ये है ओनर जियांग। और आखिरकार इसकी जो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइवली पर्सन था पिछली लाइफ। तभी वहाँ पे एक और बंदे की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं कि क्या ये सारा का सारा मैटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो रहा है? आखिरकार तुम लोग यहाँ पे जो रोड है उन्हें साफ करने के लिए कुछ के वर्ते क्यों नहीं हो? आखिरकार तुम यहाँ पे चुप क्यों नहीं हो जाते हो? तुम यहाँ पे लगभग एक दिन से हाफ दिन से पूरी तरह से एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के इस ग्रुप में बात कर रहे हो कि आखिरकार कोई ना कोई यहाँ पे स्नो को हटा दो। ये सारी की सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अनोइंग होने वाली। ली भी अपने ग्रुप में आ जाता है। वो कहता है कि मैं भी तुम लोगों की यहाँ पे मदद कर दूंगा अगर तुम लोग बाहर जाना चाहोगे, और वैसे भी मेरे पास कुछ मिलियन है जिन्हें कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे डिस्कस करना है कुछ अच्छे लोगों से। फैन कहता है कि इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये व्यक्ति कौन होने वाला है? हाँ, ये सबको पता है, ये ली है। सभी के सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी मदद करने को तैयार हैं, हम भी मदद करने को तैयार हैं। वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली। ही। एक और लड़की आती है। वो कहती है कि भले ही मुझे पिछले 2 दिनों से फ्लू है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ यहाँ पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं यहाँ पे मदद करने की जो कोशिश जरूर ही कर। एमसी कहते हैं कि क्या सच में ये लड़की यहाँ पे जाने वाली है? ये तो बस नखरा करती है। तभी बहुत सारी लड़कियां आगे की तरफ आ जाती हैं। वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पे बहुत सारे मैन हैं, आखिरकार हियोना, आखिरकार हम तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दे सकते हैं? मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पे घर में रहना चाहिए और अच्छे से रेस्ट करनी चाहिए और अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि थैंक यू तुम सभी का कि तुम सब ने इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाया, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं भी चलना चाहती हूँ। एमसी कहता है कि अगर किसी से यहाँ पे काम वगैरह करना हो तो यहाँ पे हियोना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। वो बाहर आ चुका था ग्रुप से क्योंकि वो भी अब इन लोगों की चैट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ली हो ने उसे मैसेज किया हुआ था। उसने मैसेज भेजा था कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे जल्द ही कांटेक्ट करोगे। आखिरकार क्या तुम कहीं पे बिजी होने वाले हो पिछले कुछ दिनों से? मैं तो यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और उसने लिखा था कि मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक अजीब सा फोटो भेजा था उसने, मतलब मेरे को तो अजीब लग रहा है भाई, मतलब एकदम वैसा वाला। वो लिखा था कि अगर तुम सुपरमार्केट जाते हो तो मेरे लिए भी खाना ले आना, मेरे रूम भी आ जाना प्लीज। एमसी कहता है कि क्या इस जैसे कंडीशन में भी तुमने यहाँ पे स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनी, इस प्रकार के कपड़े पहने हो? सच में तुम यहाँ पे मुझे अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीजें तो करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सोचना चाहिए कि आखिरकार मुझे यहाँ पे किस तरह से रिप्लाई करना चाहिए। वो कहता है कि मैं समझ गया। वहाँ पे उस लड़की ने अपने फोन पे पैर रखा था। वो कहते हैं कि हाँ फैन तुम बस मेरा इंतजार कर। फिर एमसी इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर देता है जहाँ पे लड़की कह रही थी कि आज दूसरा दिन आ चुका है एपोकलिप्स का और हम लोग अभी भी हमारा जो सिस्टम है हीटिंग वाला वो अभी भी काम कर रहा है। और वो दूसरी दूसरी वीडियो बना रही थी गाइस, जैसे कि तुम भी इंस्टाग्राम पे देखने के लिए जाते हो। ओह। एमसी कहते हैं कि अभी एपोकलिप्स का बस दूसरा ही दिन चला है और मैं तो अभी से यहाँ पे बोर होना शुरू हो चुका हूँ। आखिरकार क्या मुझे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिन्हें कि यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, और मेरी जो लैग है वो भी अभी यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये अच्छे से टूट चुकी है और इसे फिक्स होने में 1 मंथ से भी ज़्यादा होने लगने वाला है। चलो वीडियोज़ को देखना जारी रखते हैं। वहाँ पे वो अलग अलग वीडियोज़ को देख रहा था जहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से, मतलब जो बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगी हुई थी। लोग कहते हैं कि इस बंदे के पास यहाँ पे सेल्फ रिकवरी टाइप की पावर होने वाली है। एमसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पे वीडियो से आवाज़ आ रही थी कि जब इस बंदे ने 15वें फ्लोर से जंप कर दिया था उसके बाद इसकी हड्डियाँ और इंटरनल ऑर्गन थे वो टूट चुके थे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने बहुत चीज़ें फाइंड की और इसके बाद की यह वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट को फॉलो करो। एमसी कहते हैं कि राइट, आखिरकार मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ पे क्यों नहीं सोचता। वो अपने पास से अपनी जो एनर्जी थी उसे बाहर की तरफ निकालता है और ग्रीन एनर्जी को अपने पाँव पे लगा देता है। वो कुछ देर के बाद कुछ चीज़ों को फील करता है। वो कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहा था। मेरी ग्रीन लाइट है वो मेरे को यहाँ पे इंजरी से फास्टली रिकवर करने के अंदर बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती है। तभी वो वहाँ पे सो जाता है और वो ड्रीम के अंदर देखता है कि वो आदिवासी टाइप बन चुका है और वहाँ पे वो अपनी बकरियों को चरा रहा था और साथ में उसके हाथों में एक रोप भी होती है। शहर वालों मुझे बताओ आखिरकार ये रोप इसके हाथ में क्यों है? एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 7।
एमसी अभी भी यही सपना देख रहा था कि वो बकरियों के ऊपर बैठ के उन्हें आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसका जो पाँव था, उसमें उसे दर्द फ़ील होता है कि वो मानो वो दर्द से चकरा रहा था। तभी एक जो बकरी थी, वो उस पे लिक करना शुरू कर देती है। एमसी उस बकरी को साइड की तरफ हटाता है, लेकिन तभी वो जो बकरी थी, एमसी के पाँव को पकड़ लेती है और उसके बाद उसे ऊपर की तरफ खींच देती। अब वो जो ग्रीन एनर्जी थी, वो एमसी के पाँव को मानो ठीक कर रही थी। एमसी तभी अपनी नींद से उठ जाता है और कहता है कि आखिरकार ये किस प्रकार का हीरोलियस सा ड्रीम था? आखिरकार इतना ज़्यादा बेकार ड्रीम। तभी वो देखता है कि उसका जो पाँव था वो धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। वो अपने पाँव से जो पट्टी थी उसे हटा देता है। वो कहता है कि मेरी लेग है वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रही। लगता है कि मैं यहाँ पे ठीक हो चुका हूँ। वो कहते हैं कि क्या ये जो ग्रीन लाइट थी इसने मुझे यहाँ पे सेल्फ रिकवरी में रात को मदद की जब मैं सो रहा था। वो कहते हैं कि चलो इस चीज़ को एक बार वापस से ट्राई करते हैं। उसके बाद वो अपने हाथ पे कट लगाने के लिए जाता है। वो छोटा-सा कट लगाता है जिससे कि ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा था। उसकी जो ग्रीन एनर्जी थी वो वापस से आती है। एमसी कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया। अब पहले बाहर जितने भी लोग थे वो बर्फ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे 1, 2, 3। एक बंदा कहता है कि तुम सभी का यहाँ पे मदद करने के लिए थैंक यू। आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल था, लेकिन अंकल लिऊ आपने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद की है स्नो हटाने के लिए। यही है वो बंदा जियांग, जो कि सारी की सारी बातें ग्रुप में कही थी, जिसके कारण सभी लोग मोटिवेट हो चुके थे और ये बंदा यहाँ पे विनलिंग का ओनर भी होने वाला है। अंकल लिऊ कहता है कि नहीं, नहीं, मैंने तो बस उतनी ही मदद की जितना कि मैं कर सकता था। यहाँ पे जो जिन ब्रदर्स हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की है। वो जो दोनों ब्रदर थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़की थी, वो आ जाती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे ऑलराइट होने वाली हो? तुम्हें यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए। वो लड़की थी, वो स्माइल करती हुई कहती है, नो वरीज़, नो वरीज़, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और ये लड़की है जिन। यार ये मुझे थोड़ी-थोड़ी हेड नर्स की तरह क्यों लग रही है? क्या तुम्हें भी लग रही है? बताओ मुझे। वहाँ पे वो दोनों ब्रदर कहते हैं कि हम यहाँ पे पहले जाके जो मेन पाथ है उसे क्लियर कर देते। हमें यहाँ पे कॉल कर देना अगर तुम्हें यहाँ पे मदद चाहिए होगी। वो कहते हैं कि हाँ, तुम जा सकते हो। मैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को अपनी तरफ से हैंडल करने की कोशिश कर। वो जो बिल्डिंग का ओनर था, वो कहता है कि यहाँ पे जो सारी की सारी बर्फ वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाली है। इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी बाहर जाके सप्लाइज़ वगैरह उन्हें ले आना चाहिए। वहाँ पे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि वहाँ पे सिगरेट पी रहा था, वो कहता है कि क्या सप्लाइज़ के बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ पे मुझे किस चीज़ के बारे में याद आता है। वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि अंकल लियो आखिरकार किस चीज़ के बारे में? वो बंदा कहता है कि ये इतना ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं होने वाला है। वो बंदा बताता है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ओनर है हमारे नेबरहुड में, उसने काफ़ी ज़्यादा सप्लाइज़ वगैरह थी, उसे स्मॉल ट्रक में ले जाके अपने घर की तरफ मूव कर रहा। वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बात है, लगता है कि वो यहाँ पे रिनोवेट वगैरह कर रहा था अपने रूम वगैरह। अंकल लियो कहता है कि वो जितना सामान वहाँ पे लेके आया था, गैस टैंकीज़, यहाँ पे फायर प्लेसेस और बाकी सारी चीज़ें, वो इतनी नॉर्मल नहीं थी जितना कि आप सोच रहे हो। ये सब कुछ ऐसे था कि मानो वो प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को विंटर के लिए। वो दोनों ट्विन्स वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं क्या ब्रदर जेंग और अंकल लियो यहाँ पे जो मेन रास्ता होने वाला है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब हम आगे की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे लियो कहता है कि ओह थैंक यू ब्रदर। वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने अभी-अभी यहाँ पे ये बात की कि यहाँ पे कोई प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को विंटर से लड़ने के लिए। सच में ये जो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तभी पीछे से एक स्नोबॉल आके सीधा उस बंदे के हेड पे लगती है। पीछे एक लड़की थी, वो कहती है कि वो आखिरकार तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पे आओ, अपने काम को अच्छे से करो। और ये लड़की थी लिऊ यान। वो बंदा कहता है कि यहाँ पे सब कुछ मैं है अकेला ही कर रहा हूँ, तुम तो बस यहाँ पे साइड में खड़ी होके देख ही रही हो। वो कहती है कि दूसरों के ऊपर तुम पॉइंट बिल्कुल भी नहीं उठा सकते जब तुम यहाँ पे बस बात कर रहे। वहाँ पे चश्मिश कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, यहाँ पे हमारी मेन प्रॉब्लम कुछ और होने वाली है जो कि अभी के लिए पाथ क्लियर हो चुका है, हमें सब कुछ करना चाहिए अच्छे से। वो जो हेड नर्स लग रही थी मुझे लड़की, मुझे अभी भी हेड नर्स ही लग रही है। वो कहती है कि अब हमारा रास्ता क्लियर हो चुका है तो क्यों ना हम जल्दी से जाके सुपरमार्केट के अंदर अपनी सप्लाईज वगैरह लेके आ जाए। वहाँ पे जो ट्विंसिस कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाना होने वाला है जिसे कि हम जल्दी से खरीदना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मॉम को मैसेज कर देता हूँ कि हम सप्लाईज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। वो जो लिव था वो कहता है कि जी हाँ, आखिरकार तुम्हारा यहाँ पे इस मैटर के ऊपर क्या सोचना होने वाला है? आखिरकार जो स्टॉर्म वगैरह है उन चीज़ों के बारे में तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है? वहाँ पे जियांग कहता है कि अगर मैं सच-सच कहूँ तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो कहता है कि बस ये एक छोटी-सी स्टॉर्म होने वाली है जो आज नहीं तो कल रुक ही जाएगी और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी जैसे कि पहले थी। आखिरकार आपको यहाँ पे क्या लगता है? और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हमारा जो एक नेबरहुड है उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ होने वाले हैं। तो क्या ये चीज़ हमारे सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं? वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आप यहाँ पे सही कह रहे हो। वहाँ पे कोई तो है जो कि यहाँ पे ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा। वहाँ पे जियांग वापस से कहता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे साथ में रहो और अपने आप को ओवरपुश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो स्नो है वो धीरे-धीरे और भी ज़्यादा हेवियर होती जा रही है। हमें जल्दी से जल्दी 3 घंटे के अंदर स्टोर मार्केट में जाके जल्दी से वापस आना होगा। एमसी के घर में लाइट जल रही थी और वो वहाँ पे आराम से सो रहा। वहाँ पे कोई डोर को नॉक कर रहा था और कह रहा था कि ओ लिटिल ब्रदर जल्दी से यहाँ पे डोर को ओपन। एमसी कहता है कि क्या यहाँ पे लिटिल ब्रदर मतलब ली होने वाले हैं? मैं यहाँ पे सो रहा था ब्रदर। वहाँ पे ली वो गन-वन लेके आ चुका था। वो कहता है कि मैं वो चीज़ें लेके आ चुका हूँ
जो कि तुमने यहाँ पे ऑर्डर की थी, आखिरकार यहाँ पे एक सेमी ऑटोमेटिक गन भी होने वाली। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 7 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब तुम लोगों ने इनफ देख लिया है इस मानवा को, तुम लोग मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये मानवा कैसी लग रही है। अगर तुम्हें ये अच्छी लग रही है तो इसके लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही न्यू न्यू मानवास को लाता रहूं। एमसी वहाँ पे इस सब के लिए उसे थैंक यू कह रहा था। लियो कहता है कि तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर लियो ने कहा है कि तुम्हारी वजह से ही हम लोगों ने स्टॉक वगैरह था उसे पहले ही ले लिया था, इसलिए हम तुम्हारे कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाईज़ वगैरह हमारे पास होने वाली है। एमसी कहता है कि ब्रदर लियो है वो सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होने वाले हैं। ली काफ़ी ज़्यादा लंबी स्मेल सांस छोड़ता है। एमसी पूछता है कि ब्रदर क्या हो गया यहाँ। वो बताता है कि तुम्हें पता है कि जो सप्लाई मार्केट है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। हम लोग वहाँ पे गए थे लास्ट नाइट ही, वहाँ पे उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ था। एमसी कहता है कि क्या एक पूरे के पूरे सुपरमार्केट को एक दिन के अंदर ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। एमसी कहता है कि क्या ये चीज यहाँ पे सच में हुई थी, मुझे इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। फिर ली कहता है कि ब्रदर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, यहाँ पे कुछ और क्लोथ्स को पहन के। एमसी कहता है कि चलो ठीक है ब्रदर। उसके बाद वो अपने रूम के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि चलो मैं इन सारी की सारी चीजों को देखता हूँ, और मुझे अपनी जो पावर वगैरह है उन्हें सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। मुझे पहले से ही पता था कि जो सुपरमार्केट है वो लूट लिया जाए, लेकिन आखिरकार जिसने भी उसे लूटा और उसे लूटा कैसे होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ तो उस मानवा के जैसा है जो कि हमारे रीडर ने पढ़ी थी। उसमें भी उस बंदे ने पूरे के पूरे सुपरमार्केट को अपनी पावर के द्वारा ही पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था। वो कहता है कि क्या सच में यहाँ पे कोई ऐसा सुपर ह्यूमन भी होने वाला है जिसके पास इस प्रकार की एबिलिटीज। मैं आपको बता दूं कि एक और मानवा भी है जिसकी स्टार्टिंग और बाकी की चीजें काफी ज्यादा इससे मैच करती है, लेकिन उसमें जो उसमें अपना मेन कैरेक्टर है उसकी पावर इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कि इसमें बताई अभी अभी वैसी ही पावर उसके बंदे के पास। मुझे नहीं पता कि ये दोनों जो मानवस हैं, ये दोनों एक मतलब साथ में स्टोरी टाइप है या फिर क्या है, मतलब जैसे एमसीयू में होता है ना कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर फिर दोनों को लिंक करते हैं, वो वैसा कुछ है या फिर पता नहीं क्या सीन है। स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा था कि मैं सेम ही मानवा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये डिफरेंट है वो डिफरेंट है। एमसी कहता है कि आखिरकार एक सुपर ह्यूमन जिसके पास एक अलग ही प्रकार की एबिलिटीज है, वो अपने हाथों में ग्रीन पावर को अनलीज करता है। वो कहते हैं कि आखिरकार कैसे किसी और के पास भी पावर हो सकती है, वो भी मेरे से ज्यादा अच्छी। लेकिन फिर वो शांति से बैठ जाता है। उसके बाद वो बुक मैनुअल को पढ़ना शुरू करता है कि आखिरकार उसे कैसे कैसे क्या चीजें करनी चाहिए। वो अपने पास काफी ज्यादा चीजों को लिख चुका था कि वो क्या क्या खाना बना सकता है, आखिरकार कौन से दो खाने हैं जिन्हें कि वो मैच करके एक अच्छा खाने में चेंज कर सकता है। वहाँ पे अपने हाथों में बीन को निकाल और कहता है कि यहाँ पे जो सक्सेस रेट होता है वो काफी ज्यादा लो होता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे कितनी बार यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे इस चीज को अब पूरी तरह से सक्सेसफुल होने वाला चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 10 बार ट्राई करना पड़ेगा फिर जाकर मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ। फिर वो कहते हैं कि आखिरकार अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके हाथ में एक ब्लास्ट हो जाता है। वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता ये क्या था। वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे एक बार मैं फिर से फेल हो चुका हूँ। उसके हाथ में एक स्टोन आ चुका था। वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका हूँ कि आखिरकार ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे किस तरह से वर्क करती है। वहाँ पे 10:45 हो चुके थे। वो अपने हाथों में एक बीन को पूरी तरह से उगा चुका। वो कहते हैं कि फाइनली मैं अपनी स्किल को यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे एक जो पौधा था उसे उगा चुका हूँ, लेकिन इसके पीछे ना जाने में कितनी ही जो बीन्स थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका। और ये जो ग्रीन पावर है ये मेरी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा खा लेती है। उसने कुछ जो यहाँ पे बीन्स थे उन्हें बना लिया था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे जो इसकी एनर्जी वैल्यू होती है इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। अगर ये थोड़ा भी ऊपर या नीचे चली जाए तो यहाँ पे जो चीज़ होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वो कहता है कि ये जो सारा का सारा मॉडल है ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा पूरी तरह से मैच करता हुआ लग रहा है किसी चीज़। वो कहता है कि ये जो चीज़ है ये पॉपुलर डांसिंग मॉडल है, उन सारी की सारी चीज़ों से यहाँ पे मेंटेन करता। और वो वहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाई जाती है कुछ जिनका अकॉर्डिंग उन सारी की सारी चीज़ों को करना शुरू करता है। उसे बताया जाता है कि वो जो उसकी बॉल वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है, और फाइनली उसका जो ट्री था वो वापस से एक बीन के ट्री में चेंज हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पे मीट के ऊपर भी इन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। उसके बाद वो मीट के ऊपर भी ट्राई करता है, लेकिन वो लगातार फेल हुए जा रहा था उन चीज़ों को याद करके। वो सोचता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को ट्राई करना चाहूँगा। उसके पास वो जो पैटर्न था वो वापस से आ जाता है। वो उस पैटर्न को वापस से रिपीट करना शुरू कर देता है, लेकिन एक गलत मूव, बस एक गलत मूव, वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाती है चीज़ें। वो वापस से चीज़ों को शुरू करता है, लेकिन हर बार ये चीज़ें बार-बार मिस हुए जा रही थी। वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो कौन-सा पैटर्न होने वाला है जिसे कि उसे यहाँ पे फ़ॉलो करना है। उसका रूम पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो अपने दिमाग में सोचता है कि आखिरकार कौन-सा पैटर्न, वो उस पैटर्न को लगाता है और फाइनली वो जो सब चीज़ें हैं वो वर्क कर जाती है। उसका जो लेग पीस था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ओह! इसे खाने में अब मज़ा आएगा। वो कहता है कि फाइनली मैं उस मेथड को ढूँढ चुका हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे मीट को भी अब बना सकता हूँ। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी
स्नोफॉल हो रही थी। न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह बाहर का सीन दिखा रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे हमारी कंट्री है वो पूरी तरह से जम चुकी है और बाकी की लोकेशन भी यहाँ पे ये लोकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको बाहर घर से निकलना ही नहीं चाहिए। आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए अगर आप सेफ रहना चाहते हो। हमारे लिए भी प्रीवियस कुछ दिनों में यहाँ पे सब कुछ रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और जितनी भी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे यहाँ पे ठप पड़ती जा रही है। एमसी के ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हुए थे। वो कहता है कि क्या यहाँ पे जो सारे के सारे लोग हैं वो ग्रुप में अभी भी एक्टिव होने वाले हैं। सभी लोग वहाँ पे मैसेज करे जा रहे थे। वहाँ पे वो वापस से उसी लैंड में पहुँच जाता है जहाँ पे सारे के सारे लोग बात कर रहे थे। एमसी कहता है कि ज़रूर ही ये लोग यहाँ पे मैं जो पूरी न्यूज़ वगैरह है उन्हें देखा है। ये सोच रहे हैं कि इनके लिए सप्लाई आने वाली है। ये उसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई ना कोई इनके लिए सप्लाई लेके आएगा। वहाँ पे वो सब कुछ चल रहा तभी वहाँ पे कोई आगे की तरफ बढ़ता हुआ आता है और कहता है कि क्या सच में तुम लोग यहाँ पे बिलीव करते हो जो न्यूज़ वगैरह होती है उस पे वो ये कोई और नहीं अंकल ल्यू। और वो कहता है कि जैसा कि हमने यहाँ पे सिचुएशन को देख रहे हैं अगर न्यूज़ जो कह रही है मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे झूठ होने वाली है। जो सब कुछ टीम वगैरह है वो सब कुछ पहले ही बंद हो चुका होगा यहाँ। और वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे स्पोर्ट के लिए हमारे लिए मतलब रेस्क्यू के लिए ट्रक नहीं आ रहा खाने से भर के। मेरे दोस्त ने तो बताया कि यहाँ पे जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं वो वगैरह आने की ज़्यादा चांसेस हैं जिससे कि वो यहाँ पे आके हमें बचा। यहाँ पे खाने के पीछे तो यहाँ पे वॉर भी हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें वो बता रहा था। सभी के सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं आप लोगों से एपिसोड नंबर 9 में। आप सभी लोगों का स्वागत है एपिसोड नंबर 9 में। वो ग्रुप के अंदर सारे के सारे लोग वहाँ पे कलेक्ट हो चुके थे। वो सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहाँ पे लियो अपना भाषण झाड़ रहा था कि यहाँ पे जरूर ही कॉमर्स के पीछे फाइट भी हो सकती है यहाँ तक कि वॉर। एमसी कहता है कि क्या कॉमर्स के पीछे वॉर। ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ थी उसके अंदर कुछ तो सुना। वहाँ पे जियांग भी आ जाता है और कहते हैं कि अंकल लियो का जो गैस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैंने भी सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे पता लगाने की कोशिश की तो ये सारी की सारी चीज़ें थे मुझे रियल लग रही। और वो वहाँ पे टाइप करता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेबर में हमारे लोग हैं जिनका खाना खत्म हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने जो स्टोर वगैरह नहीं किया था ज़्यादा खाने और हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिरकार हमारे सपोर्ट के लिए कभी जो रेस्क्यू मिशन है वो चलाएगी गवर्नमेंट। आखिरकार हम लोगों को यहाँ पे आपस में ही एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो यहाँ पे स्टॉक की वजह से परेशान हो चुके हैं। मैं यहाँ पे हर एक उस ओनर को कहना चाहूँगा जिसके पास सप्लाईज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने वाली है कि वो यहाँ पे जितना ज़्यादा खाना डोनेट कर सकता है उतना ज़्यादा करे। और इसकी शुरुआत मैं अपने साथ करना चाहता हूँ। मेरे पास जितना खाना है मैं उसका हाफ खाना है उसे डोनेट कर दूंगा। चाहे मुझे इसकी कितनी भी जरूरत पड़े तुम लोगों को मैं इसे डोनेट कर रहा हूँ। सभी के सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे कि क्या सच में ये बंदा यहाँ पे खाने को डोनेट करने की सोच रहा। लोग कहते हैं कि ब्रदर जी हाँ यहाँ पे पूरी तरह से राइट होने वाला है। हम लोगों को भी यहाँ पे खाना को डोनेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की बारे में हमें सोचना चाहिए जो भी हमारे नेबर में रहते हैं। आखिरकार हम अपने पड़ोसियों को इस तरह से ही पूरी के पूरे इस तरह से कोल्ड वेदर में ऐसे अकेला अबेंडेंट कैसे छोड़ सकते हैं। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा खाना है उसे डोनेट करना चाहूँगा। और जो हियोना थी वो अब ली की तरफ जाना अट्रैक्ट होना शुरू कर दी। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाले हो। क्या तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं फिर भी तुम मुझसे ये इसलिए पूछ रहे हो कहीं मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था ये सब इसलिए तो नहीं कर। वहाँ पे बहुत सारे लोग वो कहती है वापिस से मैसेज करके मुझे माफ़ करना लेकिन मेरे पास यहाँ पे सप्लाईज बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लोग कहते हैं हिवाना तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार कौन था वो जिसने की ये हिम्मत की कि तुमसे ये क्वेश्चन करे कि तुम्हें खाना डोनेट करना चाहिए। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि हम सब लोग यहाँ पे नेबर के अंदर रहते हैं इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आखिरकार कुछ लोग यहाँ पे मना क्यों कर रहे हैं। आखिरकार हम लोग यहाँ पे मदद तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे सारे के सारे लोग डोनेट करते। अगर सभी डोनेट नहीं करते तो मैं भी यहाँ पे डोनेट नहीं करने वाला। और आखिरकार यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि अपने आप खाने को डोनेट करके खुद अकेला रहना चाहता हो। वहाँ पे उसकी नजरें जो कि हियोना थी वो इधर उधर देख रही थी। वो देख रही थी कि आखिरकार कौन है वो पर्सन जो कि खाना दे सकता है। वहाँ पे लोग नाम लेना शुरू करते हैं कि मैं यहाँ पे खाना देने वाला हूँ मैं भी। और वैसे ही सभी लोग बता रहे थे। तभी जो जिन था वो कहता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सप्लाईज होने वाली है। हमारा एक्सपीरियंस अब यहाँ पे काम आएगा। हमें पता होगा कि आखिरकार किस व्यक्ति को खाने की जरूरत होगी हम उन लोगों को खाना प्रोवाइड भी करवा देंगे। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बना दी थी जहाँ पे वो सब लोग मतलब सारा का सारा सामान है उसे अच्छे से कमाने वाले और इस कमेटी का नाम रखा गया था इंटर्म कमेटी। एमसी कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से याद है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में भी ऐसी ही चीज़ हुई थी और ये बस एक स्कीम थी जिसके द्वारा ये लोग दूसरे लोगों का खाना को अपने लिए ले सकते। आज यहाँ पे पांचवा दिन चल पड़ा है एपोक्लिप्स का और लगभग यहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री जा चुका है। जो एसी वगैरह है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब वो बिल्कुल भी गर्म वेदर को नहीं पैदा कर पा रहे। जो हीटिंग वाला सिस्टम था वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों ने घरों के अंदर आग जलाई है तो कुछ लोग रजाइयों को ओढ़ के बैठे हैं। वो कुछ लोग बुक्स को जला रहे हैं तो कुछ किसी चीज़ को। लेकिन अपना एमसी तो पूरी तरह से इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसका रूम अभी भी पूरी तरह से अच्छे से वर्क कर रहा है। और वो वहाँ पे PC 5 पे अपनी गेमिंग कर रहा होता है तभी उसे एक कॉल आती है। वो कहता है कि हेलो। वहाँ पे उसे पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे हान फेंग बात कर रहे हैं जो कि 1801 में रहते। वहाँ पे वो बताता है कि हम ब्लॉक 8 से बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो रोड वगैरह है उसे साफ करने के लिए 20 मिनट के अंदर कलेक्ट होने जब तुम अपने सारा का सारा काम निपटा लो उसके बाद तुम नीचे आ जाना। उसके बाद हम सभी लोग काम के साथ में जाने वाले
एमसी कहता है कि क्या बाहर जाके यहाँ पे सारा का सारा जो स्नो है उसे हटाना है, ये लोग यहाँ पे ब्लाइंड हो चुके हैं क्या, और आखिरकार ये मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फिर उसके कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे सभी लोग कलेक्ट हुए थे और अपना एमसी पता नहीं क्यों यहाँ पे आ चुका है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नेबर्स को मेरी जो स्टोरेज वगैरह है उस चीज़ के बारे में पता चले, इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो कहता है कि यहाँ पे जो स्नो की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पहले से ही बढ़ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तभी एक बंदा दो बंदे दरवाजे के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हमें यहाँ पे सारी की सारी चीज़ को हटाना है, आखिरकार पिछले कल ही तो हमने इस सारी की सारी स्नो को यहाँ से हटाया था, तो आखिरकार ये धीरे-धीरे और ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? कोई कहता है कि आखिरकार हमें यहाँ पे पहले दरवाज़ों को हटाना चाहिए। एक बंदा कहता है कि ब्लैक हेयर ब्रदर, क्या तुम यहाँ पे हमारी मदद के लिए आ सकते हो? एमसी भी आगे की तरफ उनकी मदद के लिए चला जाता है। वो लोग कहते हैं कि 3 की मदद पे हम एक साथ दरवाजे को ओपन करेंगे। वो लोग जैसे ही दरवाजे को ओपन करते हैं, वहाँ पे स्नो के साथ में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड जो वेदर था, वो अंदर की तरफ आता है। सभी लोग अपने फेस वगैरह को लुकाना, छिपाना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी आईज़ जल रही है। एमसी कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी मतलब सर्दी होने वाली है। मेरा जो रूम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यहाँ पे मारा जाऊँगा अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रह जाता। लोग वहाँ पे कहते हैं कि हमें जो यहाँ पे काफ़ी जल्दी ही फॉरेस्ट बाइट होती है, वो लग जाएगी अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रहते हैं। हमें जल्दी से जल्द अपना काम को निपटाना पड़ेगा। एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा स्नो को हटा सकते हो? ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल होने वाला है। कोई इडियट ही होगा जो कि इस तरह के टेम्परेचर में बाहर जाने के बारे में सोचे। तभी एग्जिट डोर से कोई आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे होने वाला हूँ। एमसी कहता है कि ये आवाज़, वो व्यक्ति अंदर की तरफ आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम सब लोग यहाँ पे काबर्ड की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? एमसी कहता है कि मुझे याद है ये ब्रदर ली होने वाले। ली वहाँ पे आके कहता है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें यहाँ पे अपना जो एटीट्यूड है उसे चेंज करना पड़ेगा। एक बंदा कहता है कि ब्रदर यहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा ब्रेव बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार ये गेम बिल्कुल भी नहीं। एक बंदा कहता है कि यस ब्रदर, आखिरकार यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है, हमें यहाँ पे स्नो के रुकने का इंतजार करना चाहिए। वो बंदा अपने हाथों से ही आगे से स्नो को हटाना शुरू कर देता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। सभी लोग इस चीज़ से सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो उस स्नो को चीरता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। वहाँ पे उसे कोल्ड लग चुका था, वो ज़ोर-ज़ोर से खाँस रहा था। दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। एमसी उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि ब्रदर ली, क्या तुम यहाँ पे पूरी तरह से ओके होने वाले? एमसी कहता है कि चलो यहाँ पे हमें कार पार्क की तरफ जाना चाहिए, हमें वहाँ पे देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पे कोई पर्सन है, तो हम अपनी एटलीस्ट अटेंडेंस तो लगवा ही देंगे। और ये जो स्नो हटाने की बारीकी से सोचना है, इसे हम जब तक स्नो रुक नहीं जाती तब तक के लिए टाल देते हैं। जो स्नो थी वो लगातार हुई जा रही थी। वहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जिसे कि हम मैन पावर के साथ रोक सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कार पार्किंग थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही कलेक्ट हो रखे थे। जियान उन्हें सब कुछ बता रहा था कि यहाँ पे जो हेवी रेनफॉल स्नोफॉल है वो हो रहा है। एक बार जब यह स्नोफॉल रुक जाएगा उसके बाद हम सारी की सारी चीज़ों को कलेक्ट करके यहाँ पे बाहर की तरफ जाएँगे रेस्क्यू के लिए, जिसके बाद हम अपने लिए कुछ खाना वगैरह भी ले आ पाएँ। एमसी कहते हैं कि क्या यही वो बंदा है जिसका नाम यहाँ पे जियान होने वाला है, जो कि इस बिल्डिंग का एक्चुअली में ओनर होने वाला है? तो यही वो व्यक्ति है जिसने कि यहाँ पे उस कम्युनिटी को बनाया है इस सारे के सारे स्कैम को करने के लिए। वहाँ पे वो बंदा कहता है कि वंस अगेन तुम सभी का जो तुम सपोर्ट दिखा रहे हो उसके लिए थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा जो ओनर है वो यहाँ पे रेस्क्यू मिशन के लिए आ जाएँगे और सारे के सारे रिसोर्सेज़ को लाने के लिए तुमने जो यहाँ पे डोनेशन दी है वो बहुत सारे ओनर्स की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मदद कर रही है। मैं फिर से तुम लोगों को यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूँगा। वहाँ पे लोग कहते हैं कि सच में हम एक-दूसरे की मदद करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आखिरकार हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमें एक-दूसरों की मदद करनी चाहिए। एमसी कहता है कि इन लोगों को तो पता ही नहीं कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जल्द ही इन लोगों को इसका रिग्रेट होगा जब ये बर्फ़ नहीं रुकेगी। फिर जो ली था वो एमसी को कहता है कि लिटिल ब्रदर मैं यहाँ से जल्द ही जा रहा हूँ। वो कहता है कि ऑलराइट ब्रदर। तभी एमसी पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे वो जो हेड नर्स थी वो कुछ खाना लेके जा रही थी। एमसी कहता है कि ये नर्स आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है? वो कुछ सामान लेके आगे की तरफ बढ़ रही थी और कहती है कि सॉरी एक्सक्यूज़ मी, और वो जो सारा हमारा सामान था वो आगे की तरफ लेके जा रही थी। एमसी उसे आगे जाके पकड़ लेता है और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे ठीक होने वाली हो? वो थैंक यू कहती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पे हो? क्या तुम्हारी जो लेग थी वो यहाँ पे ठीक हो चुकी है? एमसी कहते हैं कि हाँ, अब मैं पूरी तरह से हील हो चुका। एपिसोड नंबर 9 यहीं पे खत्म होता। वो एमसी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे ठीक हो? एमसी कहता है कि मेरी जो रिकवरी है वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो कहता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही अपनी इंजरी वगैरह से ठीक हो जाता हूँ। यहाँ पे मैं ठीक हो चुका हूँ। वो कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। एमसी उससे वो सामान ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर देती हूँ। वो कहती है कि नहीं, नहीं ये फाइन रहने वाला है, ये उतना ज़्यादा हैवी बिल्कुल भी नहीं। एमसी कहता है कि यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, यहाँ पे तुम इसे थैंक यू की तरह ले सकते हो, जो तुमने मेरे लिए बैंडेज बाँधी थी उसके लिए बदले में। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मेरी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में आ जाओगे। वो सामान काफ़ी ज़्यादा भारी था, एमसी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो कहता है कि क्या मैं तुमसे एक चीज़ जान सकता हूँ इसके अंदर क्या होने वाला है? वो कहती है कि क्या ये जो बॉक्सेज़ हैं इनके अंदर यहाँ पे मेडिकल की सप्लाई होने वाली है, जिन्हें कि मैं डोनेट के लिए लाई हूँ। वो कहती है कि क्या ये सच में इतना ज़्यादा हेवी होने वाला है? तो आखिरकार तुम इन्हें मुझे क्यों नहीं उठाने देते हो? एमसी कहते हैं नहीं, नहीं ये फाइन है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ यहाँ पे। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे अपने आप को पुश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगते मुझे यहाँ, और यहाँ पे वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जितने कि लोग होते हैं उनसे। एमसी कहता है कि क्या तुम बचपन से ही इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थी जब तुम पैदा हुई थी तब से ही, या फिर अभी-अभी? वो कहती है कि नहीं, नहीं एक्चुअली में यहाँ पे इस चीज़ के पीछे एक रीज़न होने वाला
एमसी कहते कि क्या? वो कहती कि नहीं, नहीं, ये मैं नहीं बता सकती, सॉरी। ये कुछ ऐसा है जिसे कि मैं किसी के भी साथ एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगी। वो कहती कि राइट, मुझे ये तो रहा याद ही नहीं रहा कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मैम ने नाम एक्सचेंज नहीं किए थे। एमसी कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे फेंग होने वाला। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम यहाँ पे जिन है। तुमसे मिलके मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। एमसी भी ब्लश करना शुरू कर देता है क्योंकि वो लड़की तो हर टाइम ब्लश करती ही रहती है। फिर वो कहती कि वैसे फेंग आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करते हो? वो कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। वो कहती है कि वाह! एमसी कहता है कि आखिरकार इस चीज़ में इतना ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाली क्या ज़रूरत है? तभी एक लड़का पीछे से जाता है और वो जो लड़की थी उसे एक टकरा के कहता है कि एक्सक्यूज मी और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की अपने एमसी से टकरा जाती है जहाँ पे उसके बड़े बड़े संतरे एमसी से टकरा रहे थे। वो कहती है कि सॉरी। एमसी कहते हैं कि नहीं नहीं फाइन होने वाले फाइन। तभी जो हियॉन थी वो वहां पे आ जाती है और कहती है कि फैंग आखिरकार तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया पहले कि तुम भी यहाँ पे होने वाले। और वो जल्दी से आके फैंग के साथ चिपक जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ये लड़की कौन होने वाली है? क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? यहाँ पे वहाँ पे जिन अपने सामान को लेके जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे बात करो, तब तक मैं यहाँ पे तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अपना जो काम है उसे कर लेती हूँ। यहाँ पे वो एमसी के हाथों से वो सारा का सारे बक्से वगैरह लेके जा चुकी थी। एमसी कहते हैं ओ ओके। फिर एमसी कहता है कि हीना आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं यहाँ पे आई थी जो अपने रिसीव करने के लिए सप्लाईज। वो कहती है कि तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पे कहीं कुछ हो ना गया हो। एमसी कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें देखा कि तुम अभी अभी हैप्पीली इस लड़की के साथ में यहाँ पे चैटरिंग कर रहे हो। और वो कहती है कि दैट्स राइट। हैम फैन क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई स्पेयर फूड होने वाला है जिसे कि तुम मुझे यहाँ पे दे सकते हो? मेरे पास खाना जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्या तुम कुछ खाना मेरे साथ शेयर कर सकते हो? एमसी वहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि वैसे तो मेरा खाना भी खत्म हो चुका है, मेरे पास भी ज्यादा नहीं रोने वाला, लेकिन मैं थोड़ा सा तो शेयर कर ही सकता। और एमसी कहता है कि वैसे भी तुमने जो मैंने मैसेज किया था उसके बदले में तुमने मुझे रिप्लाई अभी तक नहीं भेजा है। और वो कहता है कि क्या कुछ दिनों के लिए तुम मेरी जगह पे आके मेरे साथ रहना चाहोगी कुछ दिनों के लिए? ओह यस। वो लड़की थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं मेरे पास अभी के लिए काफी ज्यादा होने वाला है, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, मैं अभी जाती हूँ, मेरे लिए अभी कुछ काम आ गया, मुझे याद आ गया। एमसी कहता है कि लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं आने वाली हो, लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। वो कहते हैं कि वेट, मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पे रिसेंटली कुछ चांस होने वाला है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं अपनी फीलिंग के बारे में हमेशा से ही काफी ज्यादा सीरियस रहती हूँ। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोगों को ये लगे कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे रिच हो, तो क्या इसलिए तुम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? एमसी थोड़ा सा शर्माता हुआ कहता है कि हिवाना, वो कहता है कि जो प्रीवियस लाइफ में तुमने मुझे मारा था, अगर मुझे वो सारी की सारी बातें पता नहीं होती तो मैं इन चीजों में अभी बिल्कुल आसानी से ट्रैप में फंस जाता। मैं तो बस यहाँ पे यही चाहता हूँ कि तुम अपना जो ये अगली सा मास्क है मेरे सामने से इसे उतार दो। और मैं तो बस यहाँ पे ये पता लगाना चाहता हूँ कि आखिरकार वो बंदा कौन था जो कि इन सारी की सारी चीजों के पीछे था। एमसी कहते हैं कि लेकिन आखिरकार मुझे ये सब करने की जरूरत ही क्या है? आखिरकार मैं चाहता हूँ कि जो प्रीवियस लाइफ है उसकी तरह सारी की सारी चीजें हो और उसके बाद ये लड़की खुद ही उस बंदे को मेरे पास लेके आ जाएगी। आखिरकार ये सब कुछ कैसा रहेगा? फिर एमसी उसके बाद उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे टीज कर रहा था। और उसके बाद कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे रिप्लाई का यहाँ पे वेट कर रहा था लेकिन तुमने रिप्लाई ही नहीं किया। लेकिन चलो मैं अब कल तुम्हारे लिए जो खाना वगैरह है उसे लेके आ जाऊँ। वो कहती है कि क्या सच में तुम तो यहाँ पे बेस्ट होने वाले हो, बेस्ट। और उसके बाद वो कहती है कि चलो मैं चलती हूँ, अब हम ऑनलाइन जाके बात करेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ से जाती हूँ। एमसी कहते हैं कि टेक केयर रखना अपने भी, और मैं बाद में आऊंगा तुमसे मिलने। और वो लड़की अपने इविल सी स्माइल को करती हुई वहां से निकल जाती है आगे की तरफ। एमसी तो मानो सब कुछ पहले से जानता हुआ शांति से खड़ा हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर जो आइस है वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि वो अब ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर को टच कर रही। वहां से एमसी के फोन पे जो ली हुआन थी उसके काफी ज्यादा मैसेज आ चुके थे। वो कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कहाँ होने वाले हो? आखिरकार तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए यहाँ पे कल लेके आने वाले हो कुछ सप्लाईज, लेकिन यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुमने जो डिलीवरी है उन्हें नहीं किया। क्या तुम यहाँ पे मेरे मैसेज का रिप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं? एमसी वहाँ पे अपने खाना को एंजॉय कर रहा था और वो कहते कि वाह ये कितना ज्यादा डिलीशियस होने वाला है, ये जो वेदर है ये भी काफी ज्यादा परफेक्ट टेस्ट जैसे खाने को खाने के लिए। ये इस मानवा का 10वां। हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको 3 दिन के अंदर सेम टाइम पे मिल जाएगा, यानी कि लगभग 3 बजे के आसपास। हर बार 3 दिन के बाद 3 बजे आ जाना और नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ओवर एंड एमसी कहता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे किया है और मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके से मीट को और कुछ सीड्स होते हैं उन्हें ही सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मीट को काफ़ी आसानी से बना सकता हूँ जब मैं यहाँ पे उन्हें बीन के साथ में मिक्स करता हूँ, नहीं तो उसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो पीस मैंने यहाँ पे बनाया होगा उसका जो 50% है उसे मैं खा लूँगा और जो 50% है उसका बीन की मदद से मैं और ज़्यादा मीट बना सकता हूँ। और वो कहता है कि इस तरह से मेरे पास जो सप्लाई है मेरे फूड की वो इन्फिनाइट होने वाली है, यानी कि मुझे कभी भी खाने की कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली। तभी बाहर की तरफ दिखाया जाता है सीन जहाँ पे कोई कह रहे थे कि आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लगभग 19 दिन हो चुके हैं और चारों तरफ स्नो ही स्नो है। और ये कोई न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि ड्रोन वगैरह के शॉटेज भी दिखा रहा था। एमसी भी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है, लेकिन मीडिया अभी भी बाहर जाके पेट्रोलिंग कर रही है। तभी वो जो देखता है कि कहीं पे कोई ब्लास्ट हुआ था, वो बाहर की तरफ जाके देखता है और कहते हैं कि
सेफ्थ डिवीज़न में आखिरकार यहाँ पे ब्लास्ट क्यों हो रहा है? यहाँ पे लगातार ब्लास्ट होते जा रहे हैं। आखिरकार एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी वो देखता है कि आसमान में काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर होते हैं। वो कहता है कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पे किसी तरह का जो पैनिक वगैरह है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है? तभी वो जाते हैं अपने ग्रुप वगैरह में, देखता है जहाँ पे सारे के सारे लोग थे वो आपस में लड़ रहे थे कि आखिरकार हमें फूड क्यों नहीं मिल रहा, हमें सप्लाई क्यों नहीं मिल रही। वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी जियांग भी वहाँ पे आ जाता है। एक बंदा कहता है कि जियांग यहाँ पे आ चुका है, आखिरकार तुम लोग हमें हमारा जो खाना है उसे वापस क्यों नहीं कर देते हो? वहाँ पे एमसीबी फाइनली आ चुका है बेसमेंट में। वो बेसमेंट में आते ही चीखना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होने वाला है। लोग चिल्ला रहे थे कि हमें हमारा खाना वापस चाहिए। एमसी कहता है कि जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन थी, सारी की सारी बातें सच है। और वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके कारण मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ा है, जहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कि आखिरकार तुम लोग लाइन को कट क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम सीधे से खड़े क्यों नहीं रहते? एमसी कहता है कि ये एक इस तरह से ऐसा बन चुका है कि मानो सभी लोग यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी को मार भी सकते हैं या फिर कुछ और भी। सभी की सभी भीड़ वहीं पे खड़ी थी। वो सभी लोग अपना-अपना खाना लेने के लिए तैयार थे। एमसी भी इधर-उधर घूम रहा था। वो कहता है कि आखिरकार सभी लोग यहाँ पे कहाँ होने वाले हैं? मुझे कोई भी क्यों नहीं दिख रहा? एक बंदा आगे लाइन में खड़ा हुआ था जो कहता है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में खाना मिला है। आखिरकार जो मैंने यहाँ पे डोनेट किया था रिसोर्सेज़ को, आखिरकार उन्हें मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया जाता? जियांग कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके खाने को वापस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है और हमें आपको बाकी के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं स्वेयर करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ पे बराबर तरीके से ये सब कुछ बाँटा जाएगा, और मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे शांति बनाए रखें। वो बंदा कहता है कि आखिरकार इसे क्या इससे ही पता है कि आखिरकार ये जो स्नो स्टॉर्म है वो कितना लंबा टिकने वाला है। मुझे मेरे रिसोर्सेज़ वापस चाहिए जो कि मैंने डोनेट किए थे। पीछे से लोग कहते हैं कि हे, अगर तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा खाना मिल चुका है तो जियांग से, तो चुपचाप यहाँ से साइड हो जाओ। वैसे भी तुम्हें यहाँ पे अपने रिसोर्सेज़ को माँगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ पे भूख लगी है, जल्दी से साइड हटो, हमें भी आगे जाके अपना खाना लेना है। एमसी कहता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है रिसोर्सेज को लेके वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। वो सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा था जहाँ पे सभी लोग गुस्से में आ चुके थे। मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सारी की सारी बातें कितनी ज़्यादा सेमफुल है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और कहता है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा सेमफुल है, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? और ये कोई और नहीं, ली था। वो कहता है कि लिटिल ब्रदर, आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे होने वाले हो? एमसी कहता है कि ओह, तुम्हें देखे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, मैं ठीक होने वाला हूँ यहाँ पे, वो सामने से ली कह रहा था। और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरलेस फ़ील कर रहा हूँ। एमसी कहता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पे अपने आप को फिर भी टू नॉट बैड कह रहे हो? तभी एमसी वो जो ली था उसके पेट से आवाज़ आती है कि मानो उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हो। वो कहता है कि मैं बस अभी तक यहाँ पे पानी पी के ही सर्वाइव कर पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। एमसी कहता है कि क्या तुम्हारा जो फूड था वो ख़त्म हो गया? वो कहता है कि नहीं, नहीं, यहाँ पे जो मेरे नेबर वगैरह थे उनको डोनेट कर दिया था मैंने अपने रिसोर्सेज़ को कंप्लीटली, इसलिए मेरा जो सप्लाइज़ है वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है स्नो स्टॉर्म के अंदर। वो कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मैं धीरे-धीरे करके लोगों को देते-देते उसे ख़त्म कर दिया। वो कहता है कि मेरे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एमसी उसके कान में आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक फ़ेवर कर सकते हो? वहाँ पे वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है? अच्छा, 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 मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। और कहता है कि हाँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या-क्या दे रहे हो? वो कहता है कि क्या 4 पैकेट फ्लोर के, यानी कि आटे के, और उसके साथ में इंस्टेंट नूडल भी, और कुछ खाने को और भी। अरे वाह यार! तुम तो बस मेरे लिए यहाँ पे ये सोच रहे हो कि आखिरकार मैं कैसे अपने ब्रदर को खाना दे दूँ। अरे जो तुमने काम बताया वो तो कोई भी काम है ही नहीं इतना मुश्किल। एमसी कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं ब्रदर, तुम इस चीज़ को मेरे लिए कर सकते हो। वो एमसी के कंधों पे हाथ रखता है और कहता है कि नहीं, नहीं, तुम्हारा जो मैटर है इसे मैं अच्छे से सॉल्व कर दूँगा। एमसी कहता है कि थैंक यू ब्रदर, मैं यहाँ पे अपने हाउस की तरफ जाता हूँ फिर, वहाँ से मैं तुम्हें फूड को बाद में दे दूँगा। वो बंदा कहता है कि हाँ, ठीक है, मैं तुमसे जो रिसोर्सेज़ है उन्हें बाद में ले लूँगा। यहाँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए आगे जाके जो अपने रिसोर्सेज़ हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। एमसी कहता है कि यहाँ पे ये बंदा, इसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है और ये इन्फॉर्मेशन को भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करा पाएगा। वो कहते हैं कि लेकिन अभी भी मुझे इसके लिए यहाँ पे सॉरी फ़ील हो रहा है। वो कहते हैं कि आखिरकार क्यों? मेरे लिए यहाँ पे कंफर्टेबल लेज़ी लाइफ़ है मेरे रूम के अंदर, वही रहनी चाहिए। मैं तो यहाँ पे गेम खेलने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी को एक हाथ आता है और सीधा एमसी के गाल पे। ये कोई और नहीं, यूँ थी, वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसने कि उसे लास्ट लाइफ़ में मार दिया था। वो कहती कि मैं तुमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 111 भी खत्म हो जाता है।
वो हियाना कहती है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। सभी लोग उसी तरफ देख रहे थे। एमसी कहता है कि क्या इस लड़की ने अभी अभी मुझे यहाँ पे स्लैप किया। आखिरकार यही वो लड़की है जिसने प्रीवियस लाइफ में मुझे मरवाया था। आखिरकार मुझे सारा का सारा हिसाब था अभी वो भी वापस करना है। और ये यहाँ पे मुझे बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इतना आसानी से बुली नहीं होने वाला। वो लड़की कहती है कि क्या तुम यहाँ पे डफ हो या फिर म्यूट, आखिरकार तुम कुछ कहते क्यों नहीं। एमसी काफ़ी ज़्यादा लंबी सांस छोड़ता है और कहता है कि सॉरी हियाना, आखिरकार मेरी जो सिचुएशन है वो ऐसी-ऐसी थी। मेरा जो खाना था उसे किसी ने चुरा लिया। मैंने जो रिसोर्सेज़ थे उन्हें घर के बाहर रखा था और उसके बाद मैं कीज़ को लेने के लिए गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो सारा का सारा सामान गायब था। मैं उन्हें तुम्हारे लिए लेके ही आ रहा था। वो कहती कि क्या सच में तुम मेरे लिए उन्हें लेके आ रहे थे? वो कहते कि हाँ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ही लेके आ रहा था। लेकिन मुझे कोई भी क्लू नहीं लगा कि आखिरकार कौन मेरा जो सारा का सारा मतलब रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें उठा के ले गया। वो कहती कि क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ रिसोर्सेज़ होने वाले हैं? एमसी कहते कि हाँ, मेरे पास कुछ दिनों के रिसोर्सेज़ तो है, अगर मैं यहाँ पे 1 मील ही लूँ दिन की तब। वो कहते कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे दे सकते हो अपने पास से खाना? मेरे लिए काफ़ी 2 दिन का काफ़ी होगा, मतलब दे सकते हो प्लीज़, 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 मतलब थोड़ा-सा तो दे दो यार प्लीज़, मैं खाना खाना चाहती हूँ। एमसी कहते हैं कि कितनी ज़्यादा शेमफुल है ये लड़की, अभी-अभी इसने मुझे स्लैप किया, प्रीवियस लाइफ़ ने इसे मुझे मार दिया था और अभी ये ऐसी आइज़ बना रही है कि ना जाने इसे कितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो इस सब की। एमसी कहता है कि मैं भी इस चीज़ों में नहीं फँसने वाला। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें थोड़ी बहुत सप्लाइज़ है उन्हें दे दूँगा। वो कहते हैं कि थैंक यू हैम-फैंग, तुम सच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाइस होने वाले हो। एमसी कहता है कि तुम मुझे मैसेज कर देना रात को, मैं तुम्हारा सामान लेके आ जाऊँगा। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं मैसेज कर दूँगी और तुम्हें भी मेरा मैसेज वगैरह का रिप्लाई दे देना। चलो अभी के लिए मैं जाती हूँ यहाँ से, मुझे खाना-वाना भी लेना है यहाँ पे लाइन में लग के। एमसी कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर रात को मिलते हैं और उसके बाद वो आगे की तरफ चली जाती है। फिर हमें हियाना को कहीं पे बैठे हुए दिखाया जाता है। वो कहती है कि आखिरकार ये फैंग है, ये मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? क्या ये इस बार भी मेरी कॉल और जो मैसेज है इनका रिप्लाई नहीं देने वाला है? वो कहती है कि क्या मुझे ही यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ हैं इन्हें चढ़ के ऊपर की तरफ जाना होगा? वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है और कहती है कि आखिरकार मुझे ऊपर जाने में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है? वो कहती है कि लगभग मैं पहुँचने ही वाली हूँ। तभी उसके साथ वाली जो लाइट थी वो बंद हो जाती है। वो कहती है कि क्या यहाँ पे जो इमरजेंसी लाइट है वो भी बंद हो चुकी है? वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पे कौन होने वाला है? तभी आसमान से एक जो कचरे का बैग जैसा होता है वैसा कुछ आता है। तभी लाइट भी ऑन हो जाती है। वो कहती है कि हान फेंग। एमसी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया था। यहाँ पे मुझे बिल्कुल तुमने मैसेज किया तो मैं जल्दी जल्दी में तुम्हारे पास ही आ रहा था रिसोर्सेज को लेके, लेकिन जल्दी से सडनली ये जो चीज़ थी ये गिर गई और ये तुम्हारे ऊपर गिर चुकी है। मुझे माफ़ कर देना, इसमें कुछ आटा था। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पे सुअर हो, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली चलना नहीं आता है क्या? तुम कोई भी चीज़ नॉर्मली नहीं कर सकते हो? वो कहती है कि जो सारी की सारी चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग होने वाली है। एमसी कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ों को तो मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार किया था। वो उसके बाद कहते हैं कि लेकिन अभी मेरे पास कुछ जो रिसोर्सेज़ हैं वो बचे हुए हैं। वो कहती है कि क्या सच में? वो उन खाने को देख लेती है। वो कहती है कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये तो ट्रैश होने वाली है, ये तो गल चुके हैं। वो कहती है, एमसी कहता है कि मैं तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ खाने के लिए और मेरे पास यही होने वाला है। वो कहते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डरती है, इन्हें ये खाया भी जा सकता है क्या? एमसी कहता है कि अगर तुम इन्हें नहीं खा सकती तो चलो मैं इन्हें वापस ले लेता हूँ। वो इन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं देने वाली, मैं इन्हें खा लूँगी, कोई बात नहीं मैं इन्हें खा लूँगी। वो अपने दिमाग में कहती है कि इतनी ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे इन चीज़ों को ला सकी हूँ अपने रूम तक। मैं इन चीज़ों को काट के, पील करके खा सकती हूँ और अगर जो फ्लोर है वो मतलब आटा था वो ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। पर वो बेशर्मों की तरह एक बार वापस से कहते कि अगर तुम्हारे पास है तो क्या तुम थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा-सा दे सकते हो? एमसी कहता है कि नहीं, नहीं मेरे पास जितना भी था वो ख़त्म हो गया, मैंने तुम्हें ही दे दिया था ज़्यादातर चीज़ें तो। एमसी उसके बाद जब वो नीचे जा रही थी कहता है कि मेरे पास जो भी ट्रस्ट था, गार्बेजेस थे, स्टोव मतलब बचा हुआ था वो सब कुछ मैंने इसे दे दिया है। लगता है इसके साथ में ये 2-3 दिन तो बच ही पाएगी और वो ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहा था। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे जो आटा था उस पे जानबूझ के गिराया था। तभी वो अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोई एक डार्क शैडो आता है जो कि सीधा एमसी को पकड़ने के लिए, लेकिन एमसी उसे पटक के नीचे फेंक देता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे अपनी डेथ को ढूंढते हुए आए हो? एमसी कहता है कि अरे ये तो एक छोटी बच्ची होने वाली है, आखिरकार ये छोटी बच्ची किसकी खो गई भाई? यहाँ पे एपिसोड 12 यहाँ पे खत्म होता है। एमसी उस बच्ची से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे फॉलो क्यों कर रही हो? आखिरकार क्या वो चीज़ है जो कि तुम मुझसे चाहती हो? आखिरकार तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोलती तो मैं यहाँ पे तुम्हारे जो क्लोथ हैं उन्हें उतार दूंगा। वो लड़की वहाँ पे कुछ भी नहीं कहती। एमसी उठता है और कहता है कि चलो मैं अब अपने रूम की साइड जा रहा हूँ। तुम्हें चुपचाप अपने रूम की तरफ चले जाना चाहिए और इस तरह के बेकार से जो प्रैंक्स हैं इन्हें बंद कर देना चाहिए। वो लड़की एमसी को वापस से पकड़ती है। एमसी कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हो? एक तरफ इशारा
इशारा करती है अपनी उँगलियों से। एमसी उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मुझे चाहती हो कि मैं तुम्हें फ़ॉलो करूँ? उसके बाद वो उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाइज़ वगैरह पहले से ही थी। एमसी कहते हैं कि क्या तुमने भी यहाँ पे सभी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर दिया था? वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में पैसे पता था। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को पहले से ही कैलकुलेट कर दिया था, क्या इससे जाने वाली है। वो वहाँ पे मॉनिटर को ऑन कर देती है और कहती है कि यहाँ पे मैं ग्रुप चैट को भी पढ़ रही थी। एमसी कहते हैं कि क्या तुम वही लड़की हो जिसने की सभी चीज़ों को बताया था कि एपोकलिप्स वगैरह आने वाली है? और एमसी कहते हैं कि आखिरकार ये जो तुम्हारा घर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आखिरकार तुम यहाँ पे किसके साथ रहती हो? तभी वो इशारा करती है एक तरफ देखने के लिए, जहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ था। एमसी ने जितनी भी चीज़ें खरीदी थी अभी तक, वो सारी की सारी चीज़ों को वो मॉनिटर कर रही थी और साथ में अपने क्लॉथ भी चेंज। एमसी थोड़ा-सा शर्माता है और कहता है कि तुम यहाँ पे अपने क्लॉथ को चेंज करना बंद कर सकती हो। आखिरकार मैं एक मर्द हूँ तुम्हारे सामने, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी जो पैंट्स वगैरह उन्हें पहन लो। उसके बाद उस लड़की ने अपने क्लॉथ्स वगैरह पहन लिए थे। एमसी कहता है कि तुम मुझे समराइज़ कर सकती हो, आखिरकार तुमने यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगाया था? आखिरकार क्या तुम मेरा यहाँ पे मॉनिटर कर रही थी, जिसके बाद तुमने ये सारी की सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट किया था? आखिरकार मुझे बताओ ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी वो आगे की तरफ बढ़ती है, एमसी की तरफ और आगे की तरफ और आगे की तरफ। अब तुम देख सकते हो मतलब क्या पोज़ बन चुका है। एमसी कहता है कि ये आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो थोड़ा शर्मा भी जाता है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे जनरेटर को इस्तेमाल करना सिखा सकते हो? एमसी कहता है कि क्या तुम मुझसे ये चीज़ सीखना चाहती हो? क्या तुम यहाँ पे समझ गई मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? और वो कहता है कि यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो तभी एक साइड को इशारा लगाती है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे इसे भी दिखा सकते हो कि आखिरकार इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे एक वाटर कूलर टाइप चीज़ थी। उसके बाद वो रेफ्रिजरेटर को ओपन करता है। वो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे बक्से के साथ ही सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे सेव कर दिया है? तुम्हें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। फिर वो गैस सिलेंडर को चेंज करता है। वो कहता है कि गैस से सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए जब भी तुम खाना बना लो उसके बाद यहाँ से बंद कर दिया करना। और वो उसके बाद खाना बनाना शुरू कर देता है। उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बना लिया था। वो दोनों खाने को एन्जॉय करते हैं। एमसी कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे फुल टाइम नैनी बन चुका हूँ। वो ज़ोर से अपने हाथ को पटकता है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये बच्ची अपना ध्यान यहाँ पे खुद क्यों नहीं रख सकती? वो भी खाना-वाना खा लेती है। एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे किडिंग कर रहा था। उसके बाद वो खाना वगैरह खा लेता है। वो कहता है कि लगता है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पे खाना खाने के बाद जाऊँगा। तभी वो देखता है कि वो लड़की सो चुकी है। वो कहते हैं कि क्या तुम इतना जल्दी सो भी गई? वो उसके बाद रूम को बंद करता है और कहता है कि अभी भी ये छोटी बच्ची होने वाली है। वो डोर को बंद करके अपने रूम में जा चुका था। उसके बाद उसके डोर पे नॉक होती है। वहाँ पे वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आखिरकार क्या हुआ? उसके रूम के बाहर बहुत ज़्यादा सप्लाई रखी हुई थी। वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, यहाँ पे तुम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। एमसी कहते हैं कितना ज़्यादा स्टफ़ ये यहाँ पे कहाँ से आया? वो कहती है कि मुझे तुम्हारी अभी भी थोड़ी-सी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे एक बार वापस से बता सकते हो कि आखिरकार यहाँ पे जो जनरेटर है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? फिर एमसी उसे वापस से सिखाना शुरू करता है कि आखिरकार तुम इसे कैसे-कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि क्या तुम इतनी ज़्यादा इडियट हो कि तुम इन्हें समझ नहीं पा रही? वो वापस से कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी। एमसी कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसे कपड़े चेंज नहीं कर सकती। और उसके बाद वो खाना बनाना सिखाता है उसे, लेकिन वो खाना नहीं बना पाती, वो सारी की सारी चीज़ों को जला चुकी थी। एमसी कहता है कि आखिरकार इसकी जो यहाँ पे सर्वाइविंग स्किल है वो कितनी ज़्यादा बेकार होने वाली है। वो कहते हैं कि आखिरकार कैसे? मैं यहाँ पे इसे सिखा सकता हूँ, अगर ऐसा खाना कोई खा ले तो यहाँ पे तो बंदा मर ही जाएगा। मैं तो इस खाने को डॉग को भी नहीं दूँगा। वो कहते हैं कि चलो मैं ये तुमसे यहाँ पे तुम्हारा नाम पूछ लेता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा नाम है ट्रू आई ऑफ द इविल किंग। वहाँ पे एमसी पूरी तरह से सरप्राइज़ था। वो कहता है कि क्या? तुमने अभी भी क्या कहा? ये तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। फिर वहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। वो कहते हैं कि ये खाना मेरा है, ये खाना मेरा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाइज़ आ चुकी थी। पता नहीं कहाँ से आई है, मतलब कहीं से तो आई होगी। फिर वो सारे के सारे लोग लड़ रहे थे उनके बीच। सभी लोग ज़ॉम्बिज़ की तरह लड़ रहे थे कि ये खाना मेरा है, मुझे ये खाना दो। सभी के सभी लोग इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि कुछ लोगों के माउथ से तो ब्लड भी निकल जाता है। तभी जियांग वहाँ पे आ जाता है। वो अपने माइक्रोफ़ोन को ऑन करता है, जिससे कि स्टार्टिंग में एक अजीब-सी आवाज़ निकलती है। सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ? जियांग कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ यहाँ पे। जो रिसोर्सेज़ है यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं होने वाले, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम लोग फाइट करके यहाँ पे मर जाओ। लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ तो चाहिए जो हम खा सकें। आखिरकार हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने अपना जो रिसोर्सेज़ थे उन्हें डोनेट कर दिया था। अब हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं है और आखिरकार हम लोगों को यहाँ पे कुछ तो करना ही होगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। वैसे भी तो हम मारे ही जाने वाले हैं। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अच्छे से, और जो रिसोर्सेज़ है उन्हें बाँट भी रहे हैं बाकी के लोगों में। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है? आखिरकार तुम लोगों को हमारी बातों को अच्छे से सुन लेना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे अपनी जो डेथ है उसे सीक नहीं करना चाहिए। वो एक ब्रेड को उठाता है, उसे
ज़ोर से अपने हाथ से दबाता है और कहता है कि यहाँ पे ये जो एक पीस है ब्रेड का, इसे हम 10 टुकड़ों में बाँट के अलग-अलग लोग खा सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए हमें यहाँ पे बस सर्वाइव करना है, ना कि अपने आप को लग्ज़री लाइफ़ देनी है। और यही सब बातें करके वो सभी लोगों को एक तरह से कंट्रोल कर लेता है। सभी लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमें जियांग की बातों को समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमें अपने रिसोर्सेज़ को यहाँ पे शेयर करने की ज़रूरत है। जियांग वहाँ पे खुश था। हमें दिखाया जाता है कि ली भी वहीं पे था। ली अपने मेन कैरेक्टर को मैसेज कर देता है और कहते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मैड हो चुकी है। सब कुछ ऐसा-ऐसा हो चुका है। अपने एमसी को मैसेज जाता है। एमसी पढ़ता है कि ब्रदर ली ने मुझे क्या भेजा। उसने काफ़ी ज़्यादा मैसेज भेजे हुए थे कि यहाँ पे बिग ट्रबल हो चुका है, यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें चल रही है, लोग स्नैक्स के पीछे लड़ रहे हैं। एमजे कहता है कि मुझे लग गया पता, ये सब कुछ तो होना ही था। अपनी विंडो के पास में जाता है और वहाँ पे कर्टेन वगैरह हटा लेता है। डोर को भी उसने अच्छे से लॉक कर दिया था। वो डोर के बाद जैसे कर्टेन के वगैरह के बाहर देखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे वो इंतज़ाम शुरू करना शुरू कर देता है कि आखिरकार अगर उस पे अटैक होता है, तो वो वहाँ पे कैसे-कैसे सर्वाइव करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें वो प्लान कर रहा था। लेकिन उसी वक़्त जितने भी लोग वहाँ पे थे, उन सभी की जो लाइट थी वो कट हो जाती है, फ़ोन के सिग्नल भी लगभग चले जाते हैं और एमसी वहाँ पे अपने जो जनरेटर वग़ैरह था उसे बाहर निकाल देता है और उसमें फ्यूल भर देता है और कहता है कि मेरे पास इतनी सारी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास सभी सामान होने वाला है। हमें वहाँ पे दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि एमसी को थप्पड़ मारी थी और एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वहाँ पे एक बंदा बताता है कि तुम्हें पता है कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रीशियस होने वाली है। यहाँ पे लगभग ये जो जितना भी मार्केट प्राइस है उससे 50% ज़्यादा, मतलब 50 टाइम्स ज़्यादा पे बेच रहे हैं ये लोग। तुम्हें पता है इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये तो शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पे थोड़े बहुत रिसोर्सेज़ है जिसके कारण कि हम यहाँ पे बच पाएँगे। गाइस देखो यार कितनी सिगरेट फूँकी है, मतलब तुम भी फूँकते हो क्या? मतलब छोड़ दो यार, बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। मतलब मैंने नहीं, मतलब मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मतलब मैंने तो छोड़ दी थी काफ़ी पहले। फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या आखिरकार तुम यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ों को एक साथ क्यों नहीं करते? और उसके गाल वगैरह को सहलाना शुरू कर देता है। वहाँ पे वो भी ब्लश कर रही थी। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई होने वाला है? वहाँ पे वो बंदा आ जाता है डोर के पास, जहाँ पे कोई डोर को हिट करता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से और उसके बाद वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को, शायद ये लोग इनसे इनकी सप्लाइज़ वगैरह को चुराने के लिए आए हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि ये लोग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चोर हैं, तो इन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही हम इनके लिए ज़्यादा बुरा मानेंगे। ये तो मतलब चूत भी जाए यहाँ पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहीं पे हमारा एपिसोड 14 भी खत्म होता है। एपिसोड 15 की शुरुआत होती है। बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बर्फबारी हो रही थी। अपने एमसी ने अंदर पूरा का पूरा इंतज़ाम करने की शुरू कर दिया था। वो टेस्ट पेन से चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे सब कुछ अच्छे से हुआ या फिर नहीं। वो कहते हैं कि आखिरकार इस चीज़ में यहाँ पे सप्लाई क्यों नहीं आ रही है? आखिरकार इसमें तो सप्लाई आ जानी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वो थोड़ा-सा खाँसता है और कहते हैं कि आखिरकार क्यों? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों हैं? तभी उसका जो डोर था वो नॉक होता है। वो कहता है कि यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा। आखिरकार ये सारी की सारी चीज़ें काम भी नहीं कर रही। मुझे कैसे पता चलेगा? वो देखता है कि बाहर की तरफ वही छोटी लड़की थी। एमसी कहता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरी मदद कर दो। एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है। आखिरकार मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, ये यहाँ पे क्यों आ गई? उसे याद आता है वो इंसिडेंट जहाँ पे एक बंदे ने उसे मार दिया था। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी तुम्हें बता चुका हूँ। आखिरकार तुम यहाँ से चली जा सकती हो अपने रूम में, वहाँ पे शांति से बैठ के रहो। एमसी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे चली जाओ, मैं तो अपना डोर बिल्कुल भी ओपन नहीं करने वाली हूँ। वो लगातार डोर को नॉक किए जा रही थी। फिर जब एमसी नहीं खोलता तो वहीं पे बैठ जाती है कि कभी तो एमसी खोलेगा। तभी वहाँ पे कुछ लोगों की आवाज़ आती है, वो उस तरफ देख रही थी। लोग कहते हैं कि यहाँ पे 18th फ्लोर होने वाला है, लगता है कि यहाँ पे हमें दरवाजे को तोड़ के अंदर की तरफ जाना चाहिए। लोग कह रहे थे कि हमें यहाँ पे ज़रूर ही इस फ्लोर पे कुछ ना कुछ सप्लाई तो मिल ही जाएँगी। वो एमसी के डोर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो इस चीज़ को खोलने की कोशिश करते हैं, जल्दी से इसे खोलने की कोशिश करो। वो सभी लोग वहाँ पे उसे खोलने के लिए जाते हैं, उस पे ज़ोर-ज़ोर से हिट करते हैं, लेकिन वो डोर बिल्कुल भी नहीं ओपन होता। एमसी कहते हैं कि मैंने इस डोर को थोड़ा-सा मजबूत तो करवा दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितने टाइम के लिए टिक पाएगा। वो लोग डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसे खोलना लगभग नामुमकिन है। एमसी कहते हैं कि मुझे पता है, मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, मतलब अपने जो सर्वेंट वगैरह आए थे, लोग आए थे, मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवा लिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे इसे खोल पाएँगे। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे अफ़्रेड होने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो लड़की कहती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। एमसी कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या क्यों आई थी और मुझे बताओ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसके बाद वो बताता है कि तुमने कहीं जो डोर की हैंडल वगैरह थी उसे टच करने की कोशिश तो नहीं की थी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे मर भी सकती थी। वो बताता है कि मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ बना रहा हूँ जिससे कि सारे के सारे लोग मर जाएँ। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं कर रहा। जैसे मैं इन दोनों तारों को यहाँ पे जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे एक एंटी थीफ डिवाइस बना रहे हो जिससे कि उन लोगों को शॉर्ट सर्किट लगे जो कि यहाँ पे अंदर आने की कोशिश
कोशिश कर रहा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं तुम्हें इसे बताती हूँ कि आखिरकार कैसे-कैसे करना है। वो बताती है कि तुम्हें यहाँ पे दोनों तारों को इसके साथ जोड़ दो, उसके बाद जो अर्थिंग की वायर है उसे जो सप्लाई वाली जगह है उसमें जाके जोड़ दो एक को, और उसके बाद एमसी कहते हैं कि अरे हाँ, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, इसमें जो करंट वगैरह है वो आ चुका है। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे है? वो कहती है कि मेरी एबिलिटीज़ इन चीज़ों के बारे में होने वाली है। एमसी कहते हैं कि तुम यहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही प्रिटेंड करती हो। वो कहती है, कहता है कि तुमने क्विकली यहाँ पे मुझे बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए, और उस यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाला हूँ। वो लड़की कहती कि क्या चाहिए था मुझे, क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? वो अपने पास आवाज़ से बहुत सारा सामान वहाँ पे ड्रॉप कर देती है। एमसी कहते कि आखिरकार तुम यहाँ पे अपने पास से क्या निकाल रही हो? एमसी ने उस लड़की ने वहाँ पे अपना सामान जो था, उसे सोफ़े पे रख दिया था। वो कहती कि यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो होने वाली है, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। एमसी कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ये क्या सब कुछ क्या कह रही हो? तुम यहाँ पे मज़ाक कर रही हो ना? तुम यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं तो कहता हूँ तुम्हें चुपचाप अपने घर में चले जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके जो पाँव थे उन तारों के बीच पिघल जाते मतलब एमसी के पाँव थे वो तारों के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण वो आगे की तरफ गिर जाता है, और उसके बाद जो उसकी पावर थी, यानी कि पिंक कलर की पर्पल कलर की, वो यूज़ हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं कहीं भी हर्ट नहीं हुआ। आखिरकार यहाँ पे अभी-अभी क्या हुआ? वो देखता है कि जो टेबल था सामने की तरफ, वो अब एक पेपर की तरह या फिर एक कहें तो एक कॉटन की तरह चेंज हो चुका था किसी कपड़े में। वो कहते हैं कि आखिरकार ये जो पर्पल लाइट है, ये क्या होने वाली है? क्या ये किसी भी चीज़ को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं किसी और चीज़ में? तभी वो देखता है कि वहाँ पे जो हैमर था, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका था। वो लड़की कहती कि आखिरकार यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? एमसी कहता है कि कहीं तुमने ये सारी की सारी चीज़ों को देख तो नहीं लिया? वो उसी की तरफ देख रही थी। एमसी भी यहाँ पे सोच रहा था कि आखिरकार मुझे क्या बहाना बनाना चाहिए, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है। मुझे पता है ये एपिसोड काफ़ी छोटा है, आप लोगों को बड़े एपिसोड चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बड़े एपिसोड के लिए मतलब जाएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मतलब डेली दूं। इसलिए हो सकता है कि मैं इतनी इतनी ही दिया करूं, मतलब 30-30 मिनट के। तो प्लीज़ इस थोड़ा सा मतलब कर लेना एडजस्ट, और मैं डेली वीडियोस को डालने की कोशिश करूंगा, मतलब 30 दिन तक। अब 30 डे चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें हमें 30 दिन तक कंटिन्यू 30 मानवास की वीडियोस को डालना है, मतलब तो मतलब थोड़ा सपोर्ट दिखाना आप। वो जो छोटी बच्ची थी वो एमसी के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास भी यहाँ पे वो स्किल्स होने वाली है जो कि तुम्हें यहाँ पे ईविल किंग ने दी है? एमसी कहता है कि हाँ हाँ, लगता है कि तुम्हें पता चल गया, मैं नहीं चाहता था कि हमारा ये पता चले। हमारा जो ईविल किंग बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, उसने मुझे भी ऐसी पावर दी है। एमसी अपने दिमाग में कहता है कि लगता है कि ये जो लड़की है इसका जो शॉर्ट सर्किट है इसका दिमाग। उसके बाद एमसी को वो सारी की सारी बातें बताता है, और वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये लड़की कुछ पागल सी है। वो लड़की अपने एमसी के सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह से कर सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे अपार्टमेंट में ही रहूँगी और यहीं पे रेस्ट करूँगी। एमसी कहते हैं कि क्या मेरे अपार्टमेंट में शेयर करने वाली हो? वो कहते हैं कि आखिरकार हम दोनों यहाँ पे, तुम लड़की हो, आखिरकार मेरे साथ कैसे रूम शेयर कर सकती हो? तभी वो एक रूम में घुस जाती है। एमसी कहते हैं कि मैंने तो अभी हाँ भी नहीं की थी। आखिरकार ये लड़की यहाँ पे सारी की सारी इविल किंग वाली बातें क्या कर रही है? वो कहता है कि खैर, इसके बारे में अभी भूल जाओ। उसके बाद वो अपने हैमर की तरफ देखना शुरू करता है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये पर्पल लाइट क्या थी? और आखिरकार ये जो हैमर है इतना ज़्यादा सॉफ्ट कैसे हो चुका है? वहाँ पे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। वो वापस से अपने हाथों में पर्पल लाइट को ले आता है। वो देखते हैं कि उसका जो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, चलो। वो एक नाइफ के पास जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, वो उस चीज़ पे ट्राई करता है, जिसके बाद वो भी पेपर की तरह सॉफ्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये जेली के जैसे चेंज कैसे हो गई? वो इन चीज़ों को समझने की अभी कोशिश ही कर रहा था, और इस चीज़ में उसने ना जाने कितनी ही चीज़ों को बेकार कर दिया था। वो कहते हैं कि क्या सच में ये जो स्किल है ये किसी तरह से यहाँ पे यूज़फुल हो सकती है? और ये सब कुछ सोच रहा था। उसके बाद वो अपनी ग्रीन और पर्पल लाइट को जोड़ता है, जिसके कारण उसकी जो नाइफ थी वो वापस से सही आकार में आ जाती है। वो कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पे नाइफ को बिल्कुल नॉर्मल आकार में भी ला सकता हूँ, यानी कि मैं इनके आकार को चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पे वो स्टील वगैरह को मोड़ता है। उसके बाद वो एक पेपर को पकड़ता है और कहते हैं कि क्या ये चीज़ इस पे भी काम करने वाली है? वो कहते हैं कि लगता है नहीं, ये इस चीज़ पे काम नहीं करेगी। वो कहते हैं कि नहीं, इस ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है किसी को जो सप्लाई लेके जा रहा था, और नीचे की तरफ लगातार वहाँ पे एक बंदा कहता है कि ब्रदर, क्या तुम भी यहाँ पे सप्लाईज वगैरह को लेके नीचे की तरफ जा रहे हो? क्या तुम यहाँ पे इन्हें डोनेट करने के लिए तो नहीं जा रहे हो? वो बंदा कहता है कि अपने पीछे की तरफ देखो, वहाँ पे लिखा था 18F। वो कहता है कि तुम्हारे पीछे की जो वॉल है ये थोड़ी-सी अजीब से तरीके से हो रही है। हमें दिखाया जाता है कि उसमें एक फेस का शेप बनना शुरू हो जाता है। वो आगे की तरफ आ रहा था। जो भी बंदा वहाँ पे था वो पूरी तरह से सरप्राइज़ था। वो कहता है कि भागो, यहाँ पे तो एक घोस्ट होने वाला है। वो दोनों बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भाग जाते हैं, और ये कोई और नहीं, अपना एमसी था। एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद जो वॉल थी उसे वो वापस से स्ट्रॉन्ग कर देता है, और वो जो वॉल थी अब और भी ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी। वो कहता है कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ।
उसके बाद वो हैमर लेता है और उसके साथ में उस जो वॉल थी उस पे हिट करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पे ये जो वॉल है इसकी शेप और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बैग लेके आता है और कहता है कि ओनर, मैं यहाँ पे जितना भी फूड मुझे मिला था मैं मैनेज कर पाया हूँ, यहाँ पे रेस्क्यू करना वो नहीं ला चुका हूँ। तभी जो ट्विंस ब्रदर थे उनमें से एक आता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये नहीं, मैंने देखा था तुम्हारे पास और भी सप्लाईज, और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब धीरे-धीरे जो एपिसोड के साइज़ेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था ट्विन्स उनमें से एक ने उस बंदे को पकड़ लिया था और कहता है कि तुमने आखिरकार जो खाना है उसे कहाँ छुपाया? वो बंदा कहता है कि मैंने खाने को कहीं भी नहीं छिपाया है। वो बंदा कहता है कि मैंने देखा था कि तुम्हारे पास पहले 3 खाने के बैग थे लेकिन तुम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ही लेके आए हो। वो कहता है कि आउची! हर्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे स्वेयर करता हूँ मैंने कोई भी खाना नहीं छुपाया है। जो भी मेरे पास था मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और ट्विन्स कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने यहाँ पे जो खाना है उसे छुपाया है। मुझे हॉनेस्टली बता लो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी जियांग वहाँ पे आ जाता है और उस बंदे को रोक देता है। वहाँ पे वो कहता है कि जियांग ब्रदर, आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं, पहले तुम इस बंदे से पीछे हट जाओ, आखिरकार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? वो बंदा बताता है कि ये बंदा सीक्रेटली यहाँ पे खाने को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जियांग कहता है कि ये उतना बड़ा मैटर नहीं है, इसे तुम मुझ पे यहाँ पे छोड़ सकते हो। वो कहता है कि ओके। वहाँ पे उसने उस बंदे को पटक दिया था नीचे की तरफ और कहते हैं कि अगर जियांग यहाँ पे नहीं आए होते तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जियांग उस बंदे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ओके होने वाले हो? वो होमलेस सा बंदा कहता है कि मैं मर जियांग। वहाँ पे वो जो 2 बैग थे उन्हें भी उसे पकड़ा देता है और कहता है कि मेरे घर में मेरी जो बेटी वगैरह घरवाले होने वाले हैं, जिन सब के लिए मुझे खाने को ले जाना है, इसलिए मैंने ये सब कुछ छिपा दिया था। उसके बाद जो जियांग था उसके पास थोड़ा और खाना दे देता है और कहता है कि ये लो, ये मेरा शेयर था आज के खाने का, मैं इसे तुम्हें दे देता हूँ। वो कहते हैं कि क्या सच में जियांग आप अपना शेयर मुझे दे रहे हो? वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे रूल है, वो रूल होते हैं। हम किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते और जो कलेक्ट कर रहे हैं वो भी सब कुछ यहाँ पे जमा कराना पड़ता है और इसलिए मैं तुम्हें ये अपने पास से दे देता हूँ, लेकिन तुम ये अंडरस्टैंड करो कि हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। वो बंदा रोना शुरू कर देता है एक तरह से और कहता है कि थैंक यू, मैं यहाँ पे सच में ऐसा नहीं सोचा था, मतलब मेरे को नहीं पता था। और उसके बाद वो चला जाता है और वो ये कहते हुए जाता है कि फ्यूचर में जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सर्व करने की कोशिश करूँगा। वो बंदा कहता है कि नहीं, नहीं, तुम्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही होगी, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो हमें बता सकते हो। जहाँ सारा का सारा जो सामान था उसे लेके आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहते हैं कि हम ये जो सारा का सारा सामान इसे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि अमर जियां, क्या हम लोगों को भी यहाँ पे खाना खूना मिल सकता है? वहाँ पे जो ट्विंस थे उनके पास वो पकड़ा देता है। दोनों ट्विंस कहते हैं कि हम इन चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे हम अच्छे से रिसोर्सेज उन्हें बांटेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे। प्लीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जियां कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इतनी ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद कर रहे हो। वो बंदे कहते हैं कि सच में तुम तो हमारे यहाँ पे एक तरह से प्रिंसिपल की तरह बात कर रहे हो, जो कि यहाँ पे ऐसा बोला करते थे। वहाँ पे वो बंदा बताता है कि हमारी जो हिस्ट्री रही है हमारी कंट्री के अंदर ही, हमारी इस दुनिया के अंदर जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें डिज़ास्टर में दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो हमेशा सोचते हैं कि हमें तो यहाँ पे अपनी ही मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं कि लेकिन खैर अभी के लिए जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो है कि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। वहाँ पे उन दोनों भाइयों को बताता है कि हमें यहाँ पे जो डिज़ास्टर है नहीं पता कि वो कितने दिन के लिए चलने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ और लोगों से खाना वगैरह है उसकी जुगाड़ वगैरह करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग भी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। वहाँ पे वो कहते हैं कि आई सी, तो आखिरकार ये चीज़ है कब तक होने वाली है आपको भी नहीं पता और ना ही किसी और को। वहाँ पे वो बूढ़ा जियांग की तरफ देख रहा था। वो कहता है कि जब भी यहाँ पे ट्रबल आते हैं तो कोई ना कोई एक बंदा ऐसा आता है जो कि सामने सब लोगों के सामने हीरो बन के आ जाता है। वहाँ पे दूसरी साइड अपना एमसी अपने कांच थे, गिलास थे, मतलब रूम के, उन पे हिट कर रहा था। वो कहते हैं कि अरे वाह, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ये भी नहीं टूट रहे। मुझे लगता है कि अब मेरा रूम यहाँ पे पूरी तरह से सेफ होने वाला है। वो उस लड़की के रूम की तरफ जाता है और वहाँ पे देखता है कि सॉरी, उस लड़की के रूम की तरफ नहीं, वो डोर के पास गया था, जहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी और ये कोई नहीं, हियोना थी। मुझे लगता है कि सारा का सारा सीन मानो रिपीट होने जा रहा है, जो कि हमने पहले देखा था। ये मैं नहीं, ये एमसी कह रहा था। वो कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पे मारे जाने वाला हूँ। मुझे सभी चीज़ें याद आ रही है। ये पहले आती है, मुझे किस करती है और उसके बाद इसके पीछे एक और बंदा था जिसने कि मुझे मार दिया था। वो कहते हैं कि लेकिन मुझे अब इस बार इन दोनों को ख़त्म करना है। इन लोगों ने पिछली बार मुझे मारा था, मैं वापस से एक चीज़ को रिपीट नहीं करवा सकता हूँ। वो कहते हैं कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? वो पहले तो जो इलेक्ट्रिसिटी की
वाली जो वायर्स थी उन्हें बंद कर देता है, जनरेटर को भी बंद कर देता है और उसके बाद वो डोर के पास जाता है। वो कहते हैं कि आखिरकार क्या? मुझे क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, उसके आस-पास ही वो बंदा खड़ा होगा। तो आखिरकार मुझे क्या यहाँ पे अपनी पावर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पर्पल पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वहाँ पे वो लड़की कहती है कि आखिरकार ये डोर ओपन क्यों नहीं कर रहा है? तुम यहाँ पे डोर के पीछे ही रहना, फैन जल्दी ही यहाँ पे डोर ओपन करने वाला होगा। वहाँ पे वो बंदा कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या सच में पता है कि आखिरकार हम इस जैसे बच्चे को लूटने के लिए यहाँ इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों डाल रहे हैं? वो बताती है कि मुझे अभी याद आया कि ये बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक भर के सप्लाइज़ को लाया था, इसके पास ज़रूर ही अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। वहाँ पे जो बंदा था बुली, यानी कि जो एमसी को मारने के लिए आया था, उसके पीछे जो वॉल थी उसमें पिंक पिंक कलर दिखाई देता है और वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। एमसी अपने वेपन को बाहर की तरफ निकालता है, यानी कि उस हैमर को। वो बंदा कहता है कि आखिरकार वो बंदा क्या हमारी नॉइज़ को अंदर सुन सकता है? वो कहती है कि आखिरकार कौन-सी नॉइज़? तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे मेरे पीछे से कोई नॉइज़ नहीं आ रही? तभी एक और जो हैमर का अटैक था वो सीधा आके उस बंदे के फेस पे लगता है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पे ठीक हो? तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर चुकी हूँ। तभी एमसी डोर ओपन करता है और अपने पास से जो एक्सटिंग्विशन होता है उससे अटैक कर देता है। उससे जितनी भी जो CO2 थी वो सीधा जाके उस लड़की पे टकराती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 17 खत्म हो जाता है। एमसी ने डोर को ओपन कर दिया था और जो फायर एक्सटिंग्विशन की CO2 थी सीधा उस पे फेंक रहा था। उसे सांस आना बंद हो जाता है, वो खांसती है, वो कहती है कि आखिरकार ये क्या? वो जो उसके साथ में आया व्यक्ति था वो पूरी तरह से फेंटेड नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। एक हाथ तेज़ी से उसकी तरफ आता है, वो अपने आप को छुड़ाती है और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है, हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए। एमसी कहता है कि हे आखिरकार तुम यहाँ से कहाँ भाग रही हो? वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये लोग मुझे मारने क्यों आए थे। वो व्यक्ति पीछे उठने की कोशिश करता है, एमसी उसे एक-एक कर देता है और कहता है कि हे तुम्हें आखिरकार यहाँ पे उठने के लिए किसने कहा? वो बंदा कहता है कि वेट 1 सेकंड के लिए रुको और खाँस रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या आखिरकार मेरे डैड यहाँ पे कौन होने वाले हैं? तुम्हें पता है अगर तुम मुझे एक और बार टच करते हो तो तुम और तुम्हारी फैमिली यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाओगे और मैं इसके लिए स्वेयर करता हूँ। तभी एमसी कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आखिरकार तुम कौन होने वाले हो और ना ही मुझे फर्क पड़ना चाहिए। वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे छोड़ दो, आखिरकार प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एमसी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम्हारे डैडी इस बिल्डिंग के ओनर होने वाले हैं या फिर कोई। वो बंदा कहता है कि ब्रदर 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, मुझे आखिरकार ये बताओ आखिरकार हम दोनों की आपस में कोई लड़ाई भी नहीं है, तो आखिरकार हम दोनों यहाँ पे इस तरह से क्यों लड़ रहे हैं? एमसी उसके फेस पे एक और पंच करता है और कहता है कि यही क्वेश्चन मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिरकार क्यों? मेरी जो पिछली लाइफ में थी उसमें तुमने मुझे आके क्यों मार दिया था? हमारी तो कोई फाइट भी नहीं थी। वहाँ पे एमसी सब कुछ ये कह रहा था, वो व्यक्ति पूरी तरह से फेन डाउन था। एमसी उसके बेसबॉल बैट को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे एक रीज़न दे दो। एमसी कहता है कि क्या तुम्हें रीज़न चाहिए? तुमने मुझे रीज़न दिया था क्या मेरी प्रीवियस लाइफ में? और एमसी उसका खेल खत्म वहीं पे कर देता है। अब एमसी के साथ भी वही होता है, जब किसी के साथ जब वो फर्स्ट किल करता है तब होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। एमसी वहाँ पे उल्टी करना शुरू कर देता है। एमसी अब थोड़ा ठीक हो चुका था। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी साइकोपाथ की तरह, ये कोई और नहीं, वही लड़की है जो कि एमसी के साथ होती है। वो लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो एमसी के रूम में आ जाते हैं। वो कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं डरी और ये कोई भी ऐसी नॉर्मल लड़की नहीं होने वाली है जैसा कि हम सोचते हैं। ये पूरी तरह से डिफरेंट होने वाली है। एमसी उससे कहता है कि मुझे उस लड़की से रिवेंज लेना था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दी लाइन को या फिर कुछ? वो कहती है कि अच्छा, अच्छा ऐसी बात है। एमसी कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे जो भी तुमसे कहने वाला हूँ, यह तुम्हारे ही अच्छे के लिए होने वाला है। वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। एमसी कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि हम दोनों भी इसमें खतरे में आ सकते हैं। तुम्हें पता है ना मैंने अभी-अभी पंगा ले लिया है। वो कहती है कि डोंट वरी, हम लोग यहाँ पे जो इविल किंग है उनके लोग होने वाले हैं, वो हमें ज़रूर ही यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। और वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और कहती है कि मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तभी एमसी उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारा जो माइंड है वो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्या? तुम आखिरकार किसी भी चीज़ को कभी भी सीरियस क्यों नहीं लेती हो? तभी वो शेक करता है उसको, वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो डोर को ओपन करती है। एमसी सामने की तरफ देख के थोड़ा-सा शॉक था। अब हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे लोगों को सप्लाइज़ दी जा रही थी। वहाँ पे ही युआन सबसे आगे खड़ी हुई थी। वो बताती है कि मैं यहाँ पे 604 बिल्डिंग नंबर 4 से आई हूँ। मेरा नाम यहाँ पे लियू है। वहाँ पे वो बंदा सामने से कहता है कि क्या मिस लियू ये आप होने वाली हो? लोग कहते हैं कि क्या अपार्टमेंट 106?
आखिरकार वो बंदा तो यहाँ पे अपनी स्पाइस को लेके पहले ही नहीं जा चुका है क्या? वहाँ पे वो लड़की सोचती है कि आखिरकार कैसे वो बंदा ऐसे अचानक से सडनली कैसे मर गया था? आखिरकार क्या वहाँ पे एमसी ने कोई ट्रैप लगा रखा था यानी कि फैंग ने। वो कहती कि फैंग ने आखिरकार जब डोर ओपन किया मुझे वहाँ पे फ़ील हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा जो हीट है वो अंदर से आ रही है। आखिरकार उसे मुझे चुपचाप अंदर ले लेना चाहिए था। मैं भी वहाँ पे एन्जॉय करती उसके साथ में। तभी जब वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, कोई बंदा उससे टकराता है और कहता है कि हे, होल्ड ऑन, क्या तुम यहाँ पे ईवाना होने वाली हो? वो कहती है कि हाँ। यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 18 खत्म हो जाता है। मुझे भी लग रहा है मैं कुछ जल्दी-जल्दी पढ़ रहा हूँ, लेकिन गाइस क्या करूँ यार, गले की मतलब एकदम हो चुकी है मतलब खत्म। तो अब जैसे भी है एक्सेप्ट कर लो प्लीज़ थोड़ा। वो बंदा कहता है कि तुम तो यहाँ पे ही वाला होने वाली हो ब्लॉक नंबर 5 से, तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों ना तुम मेरे रूम में आ जाओ, तुम मुझे वहाँ पे गर्म करने में मदद कर सकती हो। वो कहती कि नहीं, नहीं, मैं अपनी जगह में जाके बड़ी आराम कर सकती हूँ। तभी वो बंदा उसे कंधों से पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे दूसरों के नाम से फूड ले रही हो, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे फूड भी है। तुम आखिरकार कुछ दिनों के लिए मेरे रूम क्यों नहीं चलती? वहाँ पे हम एक दूसरे को कंपनी दे देंगे। वैसे मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़ोर से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और कहती है कि हे, आखिरकार तुम यहाँ पे तुम जैसे ड्रेस के बारे में कौन ही केयर करता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो बंदा कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुमने यहाँ पे शेमफुली पहले तो अपना जो सारे के सारा रिसोर्सेज़ है उन्हें ख़त्म कर दिया और यहाँ पे किसी और के नाम पे रिसोर्सेज़ को ले रही हो। वो कहती है कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे छोड़ दो। वो बंदा लगातार बोले जा रहा था कि तुम किसी और के नाम पे रिसोर्सेज़ खा रही हो। लोग कहते हैं कि क्या सच में ये जो लड़की है इसने यहाँ पे किसी और के नाम पे रिसोर्सेज़ को लिया है? आखिरकार ये लड़की होने कौन वाली है जिसके बारे में ये बंदा बात कर रहा है? तभी जो उसके हाथ में खाना था वो सीधा उसके फेस पे मारती है बंदे के, जिसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और उसे एक हिट करने वाला था। लेकिन तभी कोई आके उसे हिट कर देता है जिससे कि वो बंदा उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। वहाँ पे वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी लड़कियों को बुली करे। सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे और कहते हैं कि आखिरकार अभी-अभी यहाँ पे क्या हुआ? आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पे ट्रबल मेक कर रहा था? किसी ने जो टॉर्च थी उसे उस बंदे की तरफ लगाया था। वो बंदा ग्राउंड पे गिरा हुआ था। लोग कहते हैं कि क्या यहाँ पे फाइट चल रही है? आखिरकार कैसे? कौन लोग हैं वो जो कि फाइट कर रहे हैं? वहाँ पे वही नर्स आ चुकी थी जिसका नाम है जिन। वो कहती है युनवू से कि कहीं पे तुम्हें यहाँ पे चोट तो नहीं लगी? क्या तुम यहाँ पे पूरी तरह से वेल होने वाली हो? वो कहती है कि हाँ, नो थैंक्स, मैं यहाँ पे पूरी तरह से वेल हूँ। वो अपना कार्ड पकड़ाती है और कहती है कि कभी भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी या अनवेल हो तो मुझे मैसेज कर देना। वहाँ पे ह्यूयाना कहती है कि नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, थैंक यू, और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे जो जिन थी उसे वो बंदा तेजी से आके पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी मेरे बिज़नेस के अंदर पड़ने की हिम्मत कैसे हुई? और वो उसे पंच करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है अपना ओपीएमसी के छोटा भाई, यानी कि ली। वो कहता है कि आखिरकार मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे वो लोग बहुत डिस्गस्टिंग लगते हैं जो कि यहाँ पे वुमन की रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे तुम भी पसंद नहीं हो। तभी वहाँ पे जियांग भी आ जाता है। वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी एवरीवन। लोग कहते हैं कि लगता है कि जियांग यहाँ पे आ गया। वहाँ पे वो बंदा कहता है कि ये जो लड़की है यहाँ पे फॉल्स रिसोर्सेज हैं उन्हें क्लेम कर रही है। ये सेकंड जनरेशन की ये लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच किड है, ये यहाँ पे बिना पैसे दिए ये सारी की सारी चीज़ें खरीद रही है। वहाँ पे वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी जो पीछे की तरफ अपना ली था वो कहता है कि ये बंदा यहाँ पे जो एक वुमेन है उस पे फेक एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है जबकि ये पहले इसे ही मार रहा था। तभी जो वहाँ पे बंदा था यानी कि जिहान, वो उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ों को करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे पता है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे अपने ड्यूटीज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं। वो बंदा कहता है कि अमर जियान, यहाँ पे ये मेरा फॉल्ट था, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वहाँ पे जियान जाता हुआ कहता है कि मैं ये चीज़ों को यहाँ पे दूसरी बार नहीं चाहूँगा कि ये हो। वो कहता है कि उन दोनों लड़कियों को और जिन लिन को कि तुमने यहाँ पे हमारी मदद की, थैंक यू उसके लिए। अगर हो सके तो तुम हम लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे ली कहता है कि नहीं, नहीं, मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ पे नहीं जुड़ना है। मैं तो बस यहाँ पे बस अपना खाना-वाना देख लूँगा। मैं यहाँ पे भले ही मर जाऊँ लेकिन मैं ऐसे ग्रुप्स में नहीं जुड़ूँगा, और वो आगे की तरफ निकल जाता है। वहाँ पे जिन कहती है कि नहीं, नहीं, मैं लोगों की यहाँ पे सेवा-पानी करना चाहती हूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहती। अगर तुम्हारे पास कोई बीमार आदमी है तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। वहाँ पे वो कहते हैं कि मिस जिन, सच में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली हो। लेकिन तभी यूँ कहती है कि ब्रदर, मैं तुम्हारे साथ ग्रुप में यहाँ पे जुड़ना चाहती हूँ, और वो उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है। वो कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पहले से एडमायर करती हूँ और मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ चीज़ें भी बता सकती हूँ? वो कहते हैं कि मिस ली, आपको यहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। क्या आप थोड़ी-सी यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो चुकी हो? वो कहता है कि आपके साथ भले ही यहाँ पे फाइट हुई है या फिर आपके साथ इलनेस, आपको यहाँ पे शांत रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि करंटली हम यहाँ पे हमारे लोग काफ़ी होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आपको यहाँ पे ले सकते हैं। वो आवाज़ लगाती है ब्रो। वो कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसके पास यहाँ पे
रिसोर्सेज होने वाले हैं। वो बताती है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उसके पास शायद खाना पानी और रहने के लिए बहुत कुछ होगा। हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे जो रिसोर्सेज वगैरह थे अपने एमसी के रूम में, वहाँ पे जो छोटी यहाँ पे अपनी बच्ची आई थी, गॉड आई, वो कहती है कि देखो मेरे पास यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और वो बहुत सारी चीज़ें निकाल रही थी। वो वहाँ पे एक मॉडल को निकाल देती है जिस पे कपड़े-वपड़े टाँगे जाते हैं। एमसी भी यही कहता है। वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, जल्दी से मुझे वो ढूँढ के दिखाओ जो कि मुझे चाहिए। उसने दुनिया भर का सामान अपने पास से निकाल दिया था। एमसी कहता है कि आखिरकार जो चीज़ हमें चाहिए उसके अलावा तुम यहाँ पे सब कुछ निकाल चुकी हो। एमसी कहता है कि क्या मैं इसके अंदर एक बार देख सकता हूँ? एमसी अपना जो सर था उसके अंदर डाल देता है और उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। वो इन सारी की सारी चीज़ों को देख के सोचता है कि ये तो वही सामान है जो कि रातों रात में पूरे की पूरी वर्कशॉप थी वो गायब हो गई थी। क्या ये वही जगह होने वाली है? तभी उसका दम घुटने लगता है। वो जल्दी से अपने आप को बाहर की तरफ निकालता है और कहता है कि क्या इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी? आखिरकार तुमने मुझे इस चीज़ के बारे में पता क्यों नहीं चला बताया? वो कहते हैं कि क्योंकि मैं हमेशा ही अपने हाथ को इसमें डालती हूँ और कभी मैंने अपना फेस नहीं डाला और हाथ कभी इंजरी भी नहीं हुए। तभी वो वहाँ से कुछ बॉक्सेस को निकालती है और कहती है कि मुझे ये चीज़ें मिल गई, और क्या बहुत सारे और भी बॉक्सेस को निकालती है और ये भी, ये भी, ये भी। एमजी कहते हैं कि क्या इतने ज़्यादा, वो भी एक साथ यहाँ पे? फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे जो कि फ्लोर नंबर 18 के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हम सच में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं? यही वो जगह है जहाँ पे कोई मॉन्स्टर हमें दिखा था। एक बंदा कहता है कि यहाँ पे 21वीं शताब्दी चली है, अभी भी तुम यहाँ पे भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? हमने जिहान ने यहाँ पे भेजा है कि हम यहाँ पे देख के आएँ कि आखिरकार सब कुछ ठीक होने वाला है या फिर नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें नीचे जाके फिर जिहान को बतानी है। एमसी वगैरह ये ड्रोन में सारी की सारी चीज़ों को देख रहे थे। वहाँ पे वो लड़की को कहता है कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल होने वाली है, उतनी ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारी जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं। एमसी कहता है कि चलो मैं यहाँ पे लाइट अप कर देता हूँ जो फायर है, उसके बाद तुम उन सारी की सारी चीज़ों को आगे की तरफ भेज देना। उसके सामने बहुत सारी जो रिमोट कंट्रोल वाली चीज़ें थी वो रखी हुई थी। एमसी अपने पास स्टॉप वॉच निकाल देता है और उसमें टाइमर को लगा देता है 2 मिनट के लिए। वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि क्या सामने से कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है? तभी वहाँ पे कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती है। ये कुछ और नहीं, वही टॉय कार्स थी जिन्हें की वो लड़की कंट्रोल करके आगे की तरफ थ्रो कर देती है। ये सारी की सारी चीज़ों पे शायद कोई मिर्ची पाउडर या फिर कुछ लगा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे बड़े-बड़े ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे एक ड्रोन भी था जिससे कि एक बॉम्ब लटका हुआ था, वो भी जल रहा था, वो भी कभी भी फट सकता था। वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पे भागो। वो लड़की को कहता है अपना एमसी कि जल्दी से इसे थ्रो करो। एमसी कहता है कि रुको, अभी आराम से, अभी 22 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं, 15, और इसी तरह से टाइम कम होता जा रहा था। एमसी कहता है कि यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना इन सारी चीज़ों के लिए, नहीं तो हमारा ड्रोन यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। उस बंदे के पास जो वेपन था वो उससे लगातार घुमाए जा रहा था, जिससे कि एक प्रोपेलर थोड़ा-सा टूट जाता है। वो लड़की कहती कि 5, 4, तभी वो जो ड्रोन था वो खिड़की को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पे फायर क्रैकर फट जाते हैं। वहाँ पे वो लड़की कहते हैं कि यहाँ पे जो स्मेल फंक्शन के कारण जो ड्रोन है अब नीचे की तरफ जा रहा है। एमसी कहते हैं कि क्या वो लैंड पे जाके तो पूरी तरह से टूट जाएगा? वो लड़की कहती कि नहीं, वो विंडो को तोड़ के बाहर निकल चुका है और बाहर स्नो होने वाली है इसलिए वो नहीं टूटेगा। एमसी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बाद में जाके मैं उसे निकाल लूँगा। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो कहती है कि चलो कॉप्स वगैरह जो इसके हैं उन्हें तुम ले आना। वो कहते हैं कि हाँ, मैं इसे ले आऊँगा। वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे कोई बंदा था जो कि फेल डाउन हो चुका था और ये कोई और नहीं अपना ली होने वाला है। एमसी कहते हैं कि ये तो ब्रदर ली होने वाला है। वो कहते हैं कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे इस तरह से क्यों लेटा हुआ है? वो कहते हैं कि क्या इसे यहाँ पे रॉब्ड कर दिया गया है? वो अपने पास से कुछ सामान निकालता है और सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पे इन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। वो अपने पास से कुछ और नहीं शायद गन ढूँढ रहा था। तभी वो जो लड़की थी वो उसे एक वॉकी-टॉकी दे देती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ पे कनेक्शन बनाए रखेंगे और एक-दूसरे को बातें बताते रहेंगे। एमसी उस लड़की को कहता है कि थैंक यू। वो कहता है कि होपफुली यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ठीक हो, अब मुझे नीचे की तरफ जाना होगा। अब वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 20 भी खत्म हो जाता है। इस मानवा के लगभग 50 पार्ट्स आ गए हैं जिनमें से मैं 20 एपिसोड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको ये मानवा पसंद आ रही है तो इस पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दें। अगर इस पे 20 कमेंट और 20 लाइक्स आ जाते हैं